बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आज के दिन भी हमारे इस रमज़ान और हम के नए सिलसिले में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 23 रमज़ान 23 रोज़े जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। कल रात जागने की रात भी थी, इबादत की रात भी थी। आई होप आप लोगों ने इबादत भी की होगी। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें भी याद रखें और हमारा ये सफ़र जो है ना बड़ा खूबसूरत अभी तक जो है ना वो चल रहा है। और वैसे कहा जाता है ना कि ज़िंदगी भी एक सफ़र की तरह ही है। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। हर दिन जो है ना एक नया मौका लेकर आता है। तो हमेशा हम ये बात करते हैं कि कोई नाकामी अगर मिल भी गई है, जो गुजरा हुआ वक्त है, कोई अधूरा काम रह भी गया है या कोई मुश्किल दरपेश आ भी गई है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज का दिन एक नया आगाज़ लेकर आएगा। आज नहीं तो कल का दिन जो होगा वो भी एक नया आगाज़ लेकर आएगा। क्योंकि हम अक्सर ये करते हैं कि कुछ गलत हो जाए, हमारा कोई काम पूरा ना हो तो हम उस पर स्टक होकर रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, उम्मीद छोड़ देते हैं। एक तो उम्मीद आपने अपने बनाने वाले से नहीं छोड़नी मायूस तो वो हो जिसका कोई रब नहीं है। अगर हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे साथ मौजूद है, वो अच्छा बुरा वक्त हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जो हमसे पहले गुजर गए वो इस सब से गुजर के गए, जो हमारे बाद आएंगे वो इस सब से गुजरेंगे। तो ये कुछ नया नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है। एक तरह से चलती नहीं है, तो इसको ऐसे ही लीजिए। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस लोगों से कम कर देंगे ना, तवक्कुआत कम कर देंगे, बल्कि ख़त्म कर देंगे, तो आपकी मायूसी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। ना आप तवक्को रखेंगे ना मायूस। कहते हैं ना कि लोग आपको मायूस नहीं करते, आपकी तवक्कुआत आपको मायूस करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी से कोई तवक्को रखें ही ना, अपने आप से अपने अल्लाह से तवक्को रखें और वही हमारी तवक्कुआत पर पूरा रहने के काबिल है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, हमने क्योंकि थोड़ा सा जिक्र किया है कि 23वीं शब गुजर चुकी है और रमज़ानुल मुबारक की 23वीं शब मस्जिदुल हराम के मनाजिर हों। 30 लाख से ज़ायद अफराद वहाँ पर जमा थे, उन्होंने वहाँ पर इबादत की है। और ये लाखों अफराद जो हैं उनमें उम्रा ज़ायरीन की तादाद 6,62,000 तकरीबन 6.25 लाख तो सिर्फ उम्रा ज़ायरीन हैं और इसके अलावा 3 मिलियन 30 लाख लोग हैं फर्जंदाने इस्लाम है। एक तो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा सलाम है, जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करी है। लेकिन असल में मैनेज तो रब ताला की ज़ात कर रही है, जिनके ये मेहमान हैं। जब आप हरम पाक के अंदर हैं तो आप अल्लाह के मेहमान हैं और फिर उन लोगों का कंडक्ट भी बहुत मैटर करता है। लेकिन बहुत ही रूह परवर मनाजिर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है ये, और ये कोई बहुत बड़ा मौका अब इस वक्त नहीं चल रहा है। फिलहाल हज का मौका थोड़ी है, आम अमूमी तौर पर जो ज़ायरीन है वहाँ पे मौजूद है। और रमज़ानुल मुबारक के जब भी मनाजिर देखे हैं ना हमने, क्या ही खूबसूरत मनाजिर होते हैं। और ये तमाम लोग जो है ना बहुत ही खुशकिस्मत हैं। एंड अगेन अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि ज़िंदगी में एक मरतबा उसके दर पर जा सकें, इंशाल्लाह आमीन। और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वक्त के साथ साथ वहाँ पे फैसिलिटीज में भी इजाफा करी है। वहाँ पे दे हैव मेड अ हेलीपैड नाउ, आपको अच्छा 3वीं मंजिल की। अच्छा, एक तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी किया जा रहा है और जैसे इमरान बता रहे हैं हेलीपैड भी बना दिया गया। और ये एयर एम्बुलेंस की अगेन उनकी मैनेजमेंट को हमें सलाम भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए कि हर तरह की सर्विसेज अब हमें वहाँ पर नजर आ रही है। कि खुदा न खास्ता किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वहाँ पर फौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस लैंड कर सकती है। ये जदीद हेलीपैड बनाया गया, कामयाब तजर्बा किया गया। ये मनाजिर जो हम दिखा रहे हैं और ये अंदरूनी मनाजिर हैं उस एयर एम्बुलेंस के, जदीद तमाम सहूलियात से लेस है। ये इस सर्विस का मकसद जितने भी ज़ायरीन है वहाँ पे उन्हें फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है। एक मुकम्मल मैकेनिज्म मौजूद है हरम पाक के अंदर वहाँ पे, खास तौर पे हेल्थ सर्विसेज को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, क्योंकि सारी दुनिया से लोग आए होते हैं कि किसी को किसी किस्म की मुश्किल कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, राइट इस्तेमाल, एक बेहतर अंदाज में इस्तेमाल, ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके और उनकी मुश्किलात थोड़ी सी मुशक्कत का काम कहा जाता है ना, हज उम्रा हो मुशक्कत लगती है तो उस दौरान, और मोस्टली वो लोग जाते हैं जो बुजुर्ग होते हैं। इसीलिए जो हज है ना इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी बात कहा जाता है। खैर, ये हमने कुछ मस्जिदुल हराम के मनाजिर दिखाए और आते रहेंगे और दिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह और बरकतें समेटते रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम इटली की जानिब, आपको यूरोप लेकर जाते हैं। इटली के मुख्तलिफ इलाकों में चंद सौ या हज़ारों रुपयों में घरों को फ़रोख्त किया जा रहा है। अब आगे इसकी वजह क्या है? इटली का एक खूबसूरत खित्ता है, उसके हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे सूरत हाल 360 एंगल मुख्तलिफ है। यहाँ पे लोगों को मुंतकिल करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। ये पैसे थोड़े नहीं आयशा साहिबा, ये पाकिस्तानी को तकरीबन 3 करोड़ हैं जो आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आए इधर घर बनाए, इधर रहें हमारे पास। कौन सा है ये इलाका? है तरंतीनो? ये तरंतीनो है, तरंतीनो है जहाँ पर तरंतीनो और तरंतीनो मुंतकिल होते हैं। तो 3 करोड़ से ज़ायद रुपए जो है पाकिस्तानी वो दिए जाएंगे, 80,000 यूरो। हाँ, उनमें 80,000 यूरो मुआवजा है और 20,000 यूरो घरों की तज़दीन
तज़ीनो आराइश के लिए या रीवैम्प करने के लिए दिए जाएंगे और इस खत्ते के 33 कस्बों को इस मंसूबे का हिस्सा बनाने पर गौर किया जा रहा है। आपको पता है, मैं पढ़ रही थी कि यहाँ पर कुछ विलास जो है, कुछ कासल्स जो है ना, वो 1 यूरो के अंदर 1 यूरो के अंदर सेल किए जा रहे हैं। अगर आप वहाँ पर जाते हैं और What are we doing here? Let's go to Italy. मेरी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है जहाँ मैं अभी तक गया नहीं। टरेंटिनो जाइए, टरेंटिनो जाएंगे, वहाँ पे आप रह भी सकते हैं, 1000 यूरोज आपको मिलेंगे। अब फर्दर क्या शराइत है हमें नहीं पता भाई, हो सकता है ये कहीं हॉन्टेड 3 जायदादें खरीद सकता है। ये हॉन्टेड ना निकल आए। देखो तो सही, बड़ा वीरान सा है। 20,000 आपको यूरो दिए जा रहे हैं उनको रिवैम्प करने के लिए और 80,000 वहाँ पर मुंतकिल होने के लिए दिए जा रहे हैं। उसकी रीजन पता क्या है कि यहाँ पर आबादी बहुत कम होती जा रही है। आबादी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान बड़ा माहिर है इस हवाले से। पाकिस्तान भारत के लोग तो आप जरूर ले जाइए, आबादी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। इटली के जो बेशतर इलाके हैं ऐसे हैं जहाँ पे नौजवान अफराद नहीं हैं, जो यूथ है वो बहुत कम है। यंग आबादी ना होने की वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ की मईशत पनपे और उसके लिए यूथ बहुत ज़रूरी है। समाजी ज़िंदगी यहाँ पे बुरी तरह मुतासिर है। ये बेसिकली साउथ इटली का इलाका है और यहाँ पे आपने कहा ना वो $1 वाला जो मामला है वो यहाँ पे चल रहा है। सो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आई डोंट नो उसकी फर्दर प्रोज एंड कॉन्स क्या है, तहकीक कर लीजिएगा। उसके बाद लाइनें लग जाएंगी इटली का वीज़ा ले। हाँ, नहीं जाएं, लेकिन तहकीक कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट नेक्स्ट वी हैव? हमने एक ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात हमने करवानी है कुछ एंटरप्रेन्योर्स से और वो किस तरह से, एक तो आगाज़ उनका किस तरह से हुआ और वो क्या क्या कर रहे हैं टेक की दुनिया में, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आपको मालूम है ना, हम आपके लिए कुछ मामूल से रूटीन से हटकर लेकर आते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल भी हो जाती है कभी कभी ऐसे मेहमानों को लाने के लिए जो उमूमी तौर पे आपको नज़र नहीं आते। लेकिन जब आप उन मेहमानों को थ्रू आवर स्क्रीन मिलते हैं, आप कहते हैं ये लोग पहले कहा थे क्या, ये लोग भी पाकिस्तान में और ये काम भी हो रहा है। ये शो और ये सेगमेंट फॉर नाउ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे बासलाहियत अफराद मौजूद हैं जो अपने मुनफरिद आइडियाज़ के ज़रिए अपनी कारोबारी दुनिया में मेहनत के ज़रिए कदम जमा रहे हैं। हम ऐसे स्टार्टअप्स की बात करने जा रहे हैं जो कि एरोस्पेस के अंदर या दीगर टेक्नोलॉजी को लेकर मुख्तलिफ स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया और अब उस स्टेज के ऊपर हैं कि न सिर्फ उनके बिजनेसेस को बड़ी हेल्प हो रही है बल्कि उसके ज़रिए बाकी लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। इसी हवाले से हमने उन एंटरप्रेन्योर से आपकी मुलाकात करी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप्स जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत फलता फूलता हुआ हमें नज़र आ रहा है और जब हम इस तरह की शख्सियात को देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली टेक वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि दुनिया टेक के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं कि टेक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। लेकिन जब हमारी मुलाकात होती है इन तरह की शख्सियात से तो हमें खुशी भी होती है और हमें थोड़ा हौसला भी मिलता है कि यस, पाकिस्तान में काम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आज 4 शख्सियात मौजूद हैं। हमारे राइट साइड पर वसीम ज़फ़र साहब मौजूद है, वेलकम करेंगे आपको। खुशी मोहम्मद मौजूद हैं, वेलकम करेंगे आपको। इसके साथ साथ उबैद रज़ा मेरी लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं और तलहा सुलेजा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का वेलकम। रमज़ान ठीक जा रहा है आप लोगों का? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हम सबसे पहले उबैद से स्टार्ट कर लेते हैं। सो उबैद, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए, क्या है, कैसे काम करता है, प्लीज़। सबसे पहले बहुत शुक्रिया यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए। और मेरा नाम उबैद है। आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर एंड फाउंडर एंड CEO ऑफ एस एरोनॉटिक्स। So what ACE Aeronautics does is हमने पाकिस्तान का पहला कोलिजन रिजिलिएंट ड्रोन इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, कोलाइड नहीं करेगा? कोलाइड करेगा, बट कोलाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay. It can collide and still navigate into any place. Okay. So let's say you have a pipeline and you want to inspect the pipeline from the inside. आपने उस pipeline के अंदर से basically inspection करनी है, लेकिन आप वहाँ पे एक इंसान नहीं भेज सकते। ठीक है। You cannot send a person inside because तंग space है। आपका ड्रोन जाएगा। नॉर्मल ड्रोन भेजेंगे तो टकरा के टूट के गिर जाएगा। ठीक है। बट आवर ड्रोन कैन गो इनसाइड द पाइपलाइन, एक एंड से जाएगा, पूरा स्कैन करता हुआ उसके अंदर से। उसमें ऐसा क्या है कि वो कोलाइड करते हुए भी सर्वाइव करेगा? ड्रोन के अराउंड सबसे पहले तो एक बहुत छोटा साइज है ड्रोन का। इट्स अ माइक्रो एरियल व्हीकल। ठीक है। 3.5 इंचेस इन डायमीटर। तो उसके अराउंड हमने एक मैकेनिज्म, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर लगाया हुआ है जो कि उसको बचाता है कोलिजन से। नॉट दैट द स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज 360 डिग्री रोटेटेबल लाइक अ फुटबॉल। आप एक समझ लें कि वी हैव मेड अ फ्लाइंग फुटबॉल। यू कैन टेक इट एनीवेयर यू वांट एंड इट विल कोलाइड एंड नथिंग विल हैपन टू इट। अच्छा, ठीक है। और ये क्या उसकी जो स्कैनिंग है या उसका जो क्या कहना चाहिए व्यू है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनिशियली व्यू को डिस्टर्ब करता था, उसके आगे जो उसके रिंग्स हैं वो आ जाते थे केज के, बट अभी हमने उस टेक्नोलॉजी को जो है इस तरह से डिज़ाइन कर लिया है कि अब व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, आपको सीमलेस व्यू और सीमलेस इंटीग्रेशन मिलती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी बेसिकली। और आप इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर चुके हैं अपनी प्रोडक्ट? बिल्कुल, हम टेस्ट कर चुके हैं। रिसेंटली वी वर इनवाइटेड बाय द कतर गवर्नमेंट टू टेस्ट देमसेल्व्स इन द कतर एनर्जी फैसिलिटी, जो उनकी कतरी के जो है एनर्जी सेक्टर, कतर इज वन ऑफ उनकी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके साथ हमारी मुलाकात हुई एंड वी आर एमिंग टू
मूव फॉरवर्ड। एंड व्हाट अबाउट द माइनिंग? माइनिंग के अंदर हम कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, और इसके सिग्नल्स जो हैं ज़ेरे ज़मीन जब आप भेजते हैं कोई भी ड्रोन तो उसके सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई एम सरप्राइज कि आपको इतना नॉलेज है माशाल्लाह। जब आप 10 मीटर्स के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, GPS सिग्नल नहीं आते। तो उसके लिए हमने एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है विच इज़ कॉल्ड SLAM, SLAM, सिमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। उससे होता क्या है कि आपके जहाँ पे GPS सिग्नल्स नहीं आते वहाँ पे ये ड्रोन जो है नेविगेट कर सकता है। एंड माइंस के लिए आपने बताया एक पाँव रखने से पूरी की पूरी माइन लैंडस्लाइड हो जाती है, समटाइम ऐसा भी होता है। सो इट्स वेरी डेंजरस। आप इंसान तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप रेस्क्यू करने के लिए इंसान भेज सकेंगे। यू कैन नॉट सेंड एनी, कोई रोबोट कंट्रोल कार आपने भेज दी, वो भी उसका कोई वेट होगा ना। सो यू हैव टू समथिंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको कोई वेट ना हो, वेटलेसनेस। तो देयर कम्स ये ड्रोन जो हम माइंस बहुत बड़ी एप्लीकेशन और ये वहाँ पे भी ऑपरेट करता है, राइट। वन मोर थिंग, जेमस्टोन डिटेक्शन जो माइन में आप डिटेक्शन करते हैं उसके लिए आप इंसान नहीं बेसिकली डेड एंड होता है। सो आप ये ड्रोन से हम वापस आते हैं, ग्राउंड और लगाएंगे जरा, विल नो फर्दर। हमें साथ तला से ले जाए। तला, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। जी, मैं रोबोमैक प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारी कंपनी जिद्दत पसंद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, जो एक लिंक मिसिंग था मार्केट के अंदर। आप अपना कोई डिज़ाइन लेके जाते थे, आपके पास कोई आइडिया होता था, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराते थे, तो वो लिंक मिसिंग था कि उसको आपने प्रोडक्ट के तौर पे कैसे लेके जाना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे करना है। यू हैव द आइडिया, यू हैव द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, लेकिन आपके पास वो लिंक मिसिंग था। तो वी केम अप विद द आइडिया कि हम वो जो मिसिंग लिंक है उसको कंप्लीट कर दें। आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि उसने कॉन्सेप्ट ने रियलिटी में किस तरह जाना है, प्रोडक्ट कैसे बनना है, बेसिकली एग्जीक्यूट कर दें। आइडिया किसी और का, बट एग्जीक्यूटर आइडिया आपका है। आपने बनवानी है चीज, मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग की साइड का कंसर्न नहीं है। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है या एरिया स्पेसिफिक है या एनी प्रोडक्ट स्पेसिफिक? आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, रोबोटिक्स, मस्नूई ज़हानत, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं, उसमें। और जिसको हम कहते हैं ना, हम लो वैल्यू आइटम्स तो बहुत सारे बना रहे थे। ठीक है। अब जिद्दत पसंद मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि इनोवेशन जिसको कहें, जैसे उबैद का एक आइडिया है, अगर इनको भी मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो वी आर हियर टू एनेबल देम। इसी तरीके से कोई बेसिकली आप ब्रिज करते हैं आइडिया वर्सेस मैन्युफैक्चर, ब्रिज करते हैं, मैन्युफैक्चर करके आपको सॉल्यूशन सर्विसेज कह सकते हैं हम, बेसिस पे आपको सर्विसेज बिजनेस डिजाइन। व्हाट इज द एनी सक्सेसफुल वेंचर दैट यू हैव डन सो फार दैट यू कैन मेंशन कि हमने ये किया है? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक आर्म्स पाकिस्तान में नहीं बन गए थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं। ड्राइव्स उसमें इंपोर्टेड थी, लेकिन बाकी जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो करके उसकी इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है, उसकी लर्निंग के ऊपर काम हो रहा है। इसी तरीके से जैसे ड्रोन्स आपके पास होते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए वो यूज़ हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी जो आपकी डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी, उसमें कुछ हमने उसकी अटैचमेंट्स भी ड्रोन्स के साथ और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स के साथ भी कुछ आइडियाज की बात करें। जी एग्जैक्टली, आइडियाज 2024 की। तो उसमें जो आपकी असॉल्ट UGV के अगर कोई चीज़ कोई जगह ऐसी है जहाँ पे आपको ख़तरा है, आपके सोल्जर्स को ख़तरा है, आप उस जगह की रैकी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ हमारी प्रोडक्ट्स हैं। आपने जाके उन एरियाज में ऑपरेट करना है, मतलब विदाउट रिस्किंग द ह्यूमन लाइफ। हम ज़रा आ जाते हैं अपने राइट साइड के ऊपर। हमने उबैद और तलहा से तो मुलाकात करवा दी है, वसीम साहब की तरफ चलते हैं। वसीम साहब, पहले तो वेलकम आपको करेंगे, ज़रा बताइए अपने बारे में, अपने स्टार्टअप के बारे में। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का। और मेरा नाम वसीम ज़फ़र है, आई एम CEO फाउंडर ऑफ लिब्रॉन लिमिटेड। एवियोनिक्स साइबर सिक्योरिटी हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर हम फोकस कर रहे हैं एरोस्पेस के अंदर एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट की साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये वो एरियाज़ है जहाँ पे जो है पैसेंजर जा रहे होते हैं और वो अपने आप को जो है वो बहुत इजी फील कर रहे होते हैं, लेकिन यही एरिया हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं। जैसे कि पिछले दिनों एक एडवांस कंट्री में, नाम तो मैं हेल्प करता हूँ, वहाँ पे लास्ट ईयर जो है वो 3 एयरपोर्ट्स जो है वो हैक हो गए थे, और इसके अलावा बहुत सारी पैसेंजर फ्लाइट्स के ऊपर जो है वो डेटा और बहुत सारी चीज़ें लोगों का मिसयूज़ हो रहा था, यानी स्टीलिंग हो रही थी उसकी। अच्छा, तो हम लोग इसी वजह से हैपेंस टू द वाईफाई कनेक्शंस जो हम कनेक्ट करते हैं। वाईफाई कनेक्शन आप क्या करते हैं? आपका क्योंकि फायरवॉल लगाते हैं, क्या करते हैं? हम लोग स्पेशल डिवाइस बिल्ड करते हैं, ऐप बेस्ड और IoT बेस्ड डिवाइसेस बिल्ड करते हैं, जो कि
एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑनबोर्ड भी यूज़ हो सकता है, केबिन क्रू यूज़ कर सकती है, और टेस्ट रेट हम टेस्ट कर चुके हैं। केबिन क्रू यूज़ कर सकती है कि इस एरिया में कहीं ऐसा एक्सेस पॉइंट तो नहीं बना हुआ रोग जिससे जो है पैसेंजर का डाटा चोरी हो रहा हो, ठीक है, या एयरपोर्ट के ऊपर जो है वहाँ पे भी जो AVSEC उनके लोग एक टीम होती है, तो जस्ट वो बहुत ईजी हमने इसको सिस्टम कर दिया कि कोई हाई फाई नॉलेज की जरूरत नहीं, जस्ट वो इक्विपमेंट रखते हैं और वो हर वक्त स्कैन कर रहा होता है और वो अपनी। कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इस वक्त रन कर रहे हैं आप किसी हमने एयरपोर्ट पे? टेस्ट किए 2 जगहों पे, एक नाम में नहीं ले सकता लेकिन एक एयरलाइन में हम कर चुके हैं, वहाँ पे भी हमें एक रोग पाकिस्तान में लोकली किया? नहीं पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल। बट पाकिस्तान वल्नरेबल है इन सब चीज़ों के लिए? बिल्कुल है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। इवन अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बैंक के ऊपर मैंने जाके सिस्टम उनको दिखाया कि भाई ये 2 डिवाइस हैं जो ओपन हुए हुए हैं, बैच भी तो वल्नरेबल है, फाइनेंशियल डाटा। अच्छा, मुझे लगता है हर पब्लिक प्लेस जहाँ पर वाईफाई मौजूद है इट इज वल्नरेबल, वो प्लेस वल्नरेबल है, ठीक है। डिफेंस एरिया हो गया, एयरपोर्ट, हम लोग क्योंकि मेरा एरोस्पेस से डीप टेक एक्सपीरियंस है 30+ ईयर का, सो आई एम फोकसिंग ऑन एरोस्पेस इंडस्ट्री, ओके। बट दैट ये सारी चीज़ जो है ज़मीन पे भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, डिफेंस में बहुत सारी एरियाज में यूज हो सकती है क्योंकि हर जगह पे अब तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। सो खुशी मोहम्मद, खुशी आप प्लीज टेल अस अबाउट योर। खुशी बताइए अपने बारे में। आई एम द फाउंडर ऑफ विजुअल सॉल्यूशन। बेसिकली विजुअल सॉल्यूशन काम कर रहे हैं मेंटेनेंस और रिपेयरिंग पे। आपके घर में अक्सर ऐसा होता है कि एप्लायंसेस वगैरह ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है इनका। आपको समझ नहीं आता कि यार किस तरह उस धुआं निकलना शुरू हो जाता है। हाँ, धुआं निकल रहा है या शोर कर रहा है, आपको नहीं पता होता किस तरह रिजॉल्व करें उस इशू के लिए। या तो आप उसके लिए क्या करते हैं, पेपर बेस्ड मैनुअल जो हमें दिया जाता है, गाइड बुक, उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इवन हमें समझ भी नहीं आ रहा होता कि किस तरह यार उसको मशीन के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐप बना रहे हैं, बनाई हुई है, बल्कि हमने इसको डिप्लॉय भी किया है 2-3 मशीन्स के ऊपर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि AI को यूज़ करते हुए उस मशीन को स्कैन करते हैं जो मशीन ख़राब हुई है। अच्छा, उसके अंदर जो इशू होता है वो AI चेक कर लेता है, उसके बाद AI बताता है कि आया कि हम मशीन के इशू को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अब वो चीज़ किस तरह सॉल्व करनी है, उसके लिए हमने क्या किया, ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ किया। ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है जो आप स्नैपचैट्स के अंदर देखते हैं, जिसमें लाइक आप एक फ़िल्टर देखते हैं फेस के ऊपर किसी भी चीज़ का, तो वो एक अलग सी चीज़ होती है, हालांकि आप लाइव कैमरे में देख रहे हो, मास्क कुछ और, मास्क पहना होता है। इसी तरह हम ऐप जो बना रहे हैं उसमें भी यही सेम चीज़ को यूज़ किया है हमने। वहाँ पे एक मास्क शो होता है मशीन के ऊपर, लेट्स सपोज एक हैंड जेस्चर शो हो रहा है, जिसके थ्रू वो मशीन को गाइड कर रहा होगा कि मशीन के किस बोल्ट को ओपन करना है, किस मशीन के किस पार्ट को। पहले तो ये बताइए ना कि स्कैन आपने किस तरह से करना है, मशीन के अंदर मसला है, उसके ऊपर उसका कवर है, इशू हार्डवेयर का है, तो AI कैसे डिटेक्ट करेगा? फर्स्टली वो वर्बली आपसे पूछेगा कि क्या इशू है आपके उसमें, आप वर्बली कुछ चीज़ें बताएंगे तो वो उसके बाद आपको बताएगा कि आप किस पार्ट को उसके रिमूव करेंगे, ठीक है, ओपन करने के बाद देन जाके आप किसी स्पेसिफिक। और क्या मुझसे आसान अल्फाज में पूछेगा, मैं उसे आसान अल्फाज में बताऊंगा कि मुझे मशीन में ये मसला हो रहा है, तो वो थ्रू AI वो उसको उठा लेगा। एंड व्हाट अबाउट द लैंग्वेज? लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। कितना टेस्ट कर चुके हैं आप? मैं ऑलमोस्ट 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस पे, और 1 साल हो गया हमने इसको प्रोजेक्ट को हमने लॉन्च किया था यूनिवर्सिटी के लिए, एयर यूनिवर्सिटी के लिए, और साथ में अभी मैं रिसेंटली एज अ रिसर्च एसोसिएट जीकी के साथ जुड़ा हूँ, और वहाँ पे मैंने गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, हाँ, गुलाम इसाक यूनिवर्सिटी के साथ वहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं डिजिटल ट्विन का। यूरोपियन यूनियन के 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए इस टाइम वर्ल्ड में। सो उसमें से एक प्रोजेक्ट हमारे पाकिस्तान में जीकी के पास है। सो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर एक लैब तैयार कर रहे हैं वर्चुअली, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स जस्ट जाके VR हेडसेट पहनेंगे और VR हेडसेट के इसमें तो आने वाले वक्त में अपनी गाड़ी भी खुद ठीक कर पाएंगे। हाँ, गाड़ियाँ वगैरह से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशन सेक्टर में आप मतलब सबको एक फिजिकली मशीन खरीद के देने की जरूरत नहीं है, जो कि तो जितने मैकेनिक्स हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तो जॉब आप खत्म करवा देंगे, ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग परफेक्ट, दिस इज सो अमेजिंग। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं, आई विल गिव 30 सेकंड्स ईच। मैं चैलेंजेस की थोड़ा सा जान लूं। मैं चाह रहा हूं 30 सेकंड सबको दे दें, सब अपनी अपनी क्लोजिंग बात कर लें। चलें, ठीक है, चैलेंजेस का भी उसी में जिक्र करते हैं बेशक। We got 30 seconds, आप अपने बारे में जो भी कुछ ऐड करना चाहें, anything that you like to say। कुछ भी मैसेज देना चाहें? यंगस्टर्स के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आपके जहन में अगर कोई आइडिया है बट आपको पता नहीं है कि कैसे कन्वर्ट करना है बिजनेस मॉडल पे, तो पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। यू गो देयर, यू पिच देम देयर आइडिया, योर आइडिया, एंड आपका आइडिया जो है बड़ा आगे जा सकता है। मेरा एक आइडिया था आज से 2 साल पहले, जस्ट एन आइडिया, वेग कॉन्सेप्ट था। 2 साल के अंदर अंदर
5 international awards, competitions. Wow. And you didn't have the finances and any kind of... I didn't have anything. All right. Investors मिल जाते हैं आसानी से? इन्वेस्टर आपको मिल जाते हैं. गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको काफ़ी सपोर्ट करती है. मैं यहाँ पे बात कह रहा हूँ कि मुझे गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया. बट आइडिया आपका सॉलिड होना चाहिए. और आइडिया सॉलिड होना चाहिए आपके पास. You have to be spark. आपके अंदर spark और resilience is very important. And I believe you should be very clear about कि आपने क्या करना है. आप और दूसरा जो अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ना, वी मस्ट हैव पॉलिसी डेवलपमेंट्स, मतलब स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि वंस इफ समबडी इज डेवलपिंग अ थिंग, तो उसका जितना बेनिफिट है वो जब उसको ट्रांसलेट होगा, देन यू मूव टूवर्ड्स द इनोवेशन. सो रेजिलियंस का उबैद ने मेंशन कर दिया. उसके बाद मेरे ख्याल से ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका सिंप्लीफाई करना चाहिए इस सारे प्रोसेस को. फॉर इंस्टेंस एरोस्पेस के अंदर ही वुड बेटर कमेंट ऑन दिस कि आपको 35 NOCs लेने पड़ते हैं. Oh my God. If you have to do anything. Highly regulated So if you want to get the forex from the world coming in, popping into the Pakistan, so you have to simplify that. All right. मुझे बताया जा रहा है टाइम हमारा खत्म हो गया. इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में हम बैठेंगे ज़रूर. एक तो आपके बिजनेस के बारे में जानना, स्टार्टअप्स के बारे में बहुत अच्छा लगा. कमाल आइडियाज़ हैं और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में लोगों को बहुत हेल्प करेंगे. पाकिस्तान को तो करेंगे ही, डेफिनेटली हेल्प करेंगे. वंस अगेन थैंक यू आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी. ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे. साथ रहिए. वेलकम बैक. रमज़ान मुबारक है. खैर व बरकत का सिलसिला है. वो तकसीम किसी भी सूरत में हो सकती है. ये तकसीम की तौफीक सबसे बड़ी है जो अल्लाह हमें दे, और वो अपने काम की सूरत में जिस शोबे से आप वाबस्ता है वहाँ पे करें. अब जिस शोबे का तस्करा हम करने लगे हैं, शोबा भी दिलचस्प है और फिर उसकी तकसीम का अमल भी बड़ा दिलचस्प है. PSL की फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर्स. आपको याद है ना, शुरू में हम बाज़ औक़ात कुछ ट्रोलिंग की वजह से बड़ी मशहूर हुई थी, राना फवाद साहब की वजह से बड़ी मशहूर हुई थी. फिर उस लाहौर कलंदर ने अपना एक शानदार सा कम बैक किया था 2022-23 के अंदर. वो 5-6 सीजन के बाद 2 बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. एक तो वो कंसेक्यूटिव जीते, फिर जो प्लेयर्स वहाँ से उनके प्लेयर प्रोग्राम के जरिए ऊपर आए, वो इस वक्त पाकिस्तान की आधी टीम को संभाले हुए. चैंपियन प्लेयर्स हारिस, शाहीन, फ़खर, यू नेम इट, बड़े बड़े प्लेयर्स आए. अब उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम से मुख्तलिफ शोबों के अंदर मजीद दोस्तों की तलाश शुरू कर दी. सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स भी जितने भी आर्टिस्टिक आप कह लें जिनके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहे हैं. और इनके इस नए प्रोजेक्ट का नाम है फ्रेंड्स ऑफ कलंदर. इस प्रोग्राम में होगा ये कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप बनाई जाएगी, जिसके जरिए फैंस और लाहौर कलंदर्स के दरमियान कुर्बतें भी पैदा होंगी. और इस प्रोग्राम में स्पोर्ट्स भी होगा, सिंगिंग, कल्चर, एक्टिंग समेत मुख्तलिफ शोबे, तमाम शोबाए ज़िंदगी की बात करें. यहाँ से टैलेंटेड नौजवानों को चुना जाएगा और उन्हें अपनी दिलचस्पी की फील्ड में आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे. इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद है लाहौर कलंदर्स के राना आतिफ साहब. राना साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र. आयशा, इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. आप वैसे इतने जीदार आदमी हैं, इतने सारे दोस्त आपने बनाए हुए पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में, और दोस्तों की जरूरत पड़ गई कलंदर्स को, दैट यू स्टार्टेड फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स. क्या फिलॉसफी है इसके पीछे आते भाई? नहीं, देखिए बात ये है कि अब जब हम इस बिजनेस में आए थे, फ्रेंचाइज के आज से कोई 10 साल पहले, डेकेड होने वाला है. सो हमारा मकसद उस वक्त यही था कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है, उनको एंगेज करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको शोकेस करना है. सो एक तो हमारा पर्पस ये था, विजन भी हमारा ये था. और लाहौर की टीम हमने इसलिए ली थी कि पाकिस्तान का दिल है लाहौर, और कोई काम दिल के बगैर तो हो नहीं सकता. सो इसलिए हमने बट उसमें हुआ ये कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई पहले सीजन में. इमर्जिंग कैटेगरीज में कुछ हमारे पास ऐसे प्लेयर थे जो इतने कम्पिटिटिव नहीं थे. सो हमें उस वक्त ये कहा गया PCB की तरफ से कि पाकिस्तान में तो टैलेंट है ही नहीं. सो हमने सोचा कि कैसे हो सकता है कि ये खेल इस मुल्क को जोड़ती है, और जो इन्वायरमेंट है पूरी की पूरी कंड्यूसिव है इसके लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट ना हो. तो फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए, जहाँ हमने एक आम बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दी, उसको प्लेटफॉर्म दिया, और फिर 6.5 लाख से ज़ायद बच्चों के हमने ट्रायल किया और अक्रॉस पाकिस्तान, ऑलमोस्ट 60% पाकिस्तान को कवर किया. और उसमें से फिर आपने देखा कि पहले 4 सीजन जब हम ये प्रोसेस कर रहे थे, हमारी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से अभी आपने जिक्र किया कि मीम भी बनती थी, बैशिंग भी होती थी. हमें ये भी कहते थे कि इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, लाहौर का नाम डुबो दिया. बहरहाल उसके बाद फिर जब हमारे प्लेयर्स आने शुरू हुए
और डंडी कोतल से हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के शाहीन शाह अफरीदी का कैप्टन बने, और चक सवारी से जमान खान हमारे मर्जिंग में आए। सो फिर ट्रॉफी जो है वो फैंस के पास पहुंची, और ना सिर्फ पहुंची, पहली टीम बने जिन्होंने अपने टाइटल का दिफा भी किया। जितनी भी मीम्स हुई, जितनी भी बुरी परफॉर्मेंसेस शुरू में रही, जो लाहौर वाले हैं ना, बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर, हमने साथ नहीं छोड़ा। हम होते थे दिल बर्दाश्त, लेकिन हमने साथ नहीं छोड़ा कि हमारा वक्त आएगा, और हमारा वक्त आया भी। ये जो फ्रेंड्स ऑफ कलंदर, इससे पहले भी आपने प्रोजेक्ट्स किए, डेफिनेटली टैलेंट स्काउट भी आपने बहुत ज़्यादा किया, उसके बाद ट्रेनिंग्स भी हमें नज़र आई, उसकी वजह से बहुत सारे खिलाड़ी सामने आए, टैलेंट हमारे सामने आया। फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स, ये आइडिया जो है ये कहाँ से कंसीव किया आपने? ये आयशा जो आपने बात की है ना, ये उसी का जवाब है कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया बीइंग ए लाहौरी, और बावजूद हमारी परफॉर्मेंस के हमारा साथ नहीं छोड़ा। ग्राउंड में जो भी हो रहा है आप लोगों ने उतना ही ज्यादा प्यार दिया। सो अब हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम पे बैक करें अपने उन फैंस को भी। इमरान ने जिक्र किया कि ऑलरेडी इतने दोस्त हैं, बिल्कुल है, बट बात यह है कि जो एक आम पाकिस्तानी है, जो हमने एक प्रोसेस के थ्रू साबित किया कि जरा नम होते हुए मट्टी बड़ी जरखेज से साकी, कि हमने उसको प्लेटफॉर्म दिया, उसे अपॉर्चुनिटी दी, उसे रिसोर्स प्रोवाइड किया, और उसने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया कि पाकिस्तान में कैसा कैसा टैलेंट है। सो हम इसी टैलेंट को लेके, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम पाकिस्तान के हर शोबे में जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम यूथ को जो है वो एंगेज करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनको क्रिकेट से बहुत बड़ा बनता जा रहा है ये जो आपका गोल है, ये एम जो है, इतना बड़ा ब्रांड है कि उसका इन्फ्लुएंस और उसका फैलाव बहुत ज्यादा है। अब तक कितनी यूनिवर्सिटीज के साथ आपकी इनिशियल मीटिंग या कोलैबोरेशन या कुछ MOUs वगैरह साइन हुए हैं, और इसका मैकेनिज्म क्या होगा आदिल भाई? कैसे, हाउ वुड इट वर्क, ये कैसे चलेगा फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स? देखिए, उसमें सबसे पहले तो अभी हमने ये लॉन्च किया है, तो एक लाहौर की यूनिवर्सिटी से हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में करेंगे, और BSL भी सर पे है, तो इसलिए वो रेलेवेंट था कि हम लाहौर से शुरू करें। तो लाहौर में अभी 25 यूनिवर्सिटीज़ है जिनके साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। उसमें से पोस्ट लिंक है, ऑब्वियसली उसको इट्स अ नो ब्रेनर, क्योंकि हम जाके उनके बच्चों को जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके लिए हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, उस ऐप के ऊपर आपने रजिस्टर होना होगा, आपने अपना इंटरेस्ट बताना होगा, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आएंगे। जिस तरह अगर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे कहते हैं कि जी हमें सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो हम सिंगर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे, हम उसके डिफरेंट कैंप्स लगाएंगे, मतलब जिसका जिस तरफ इंटरेस्ट होगा उसके बाद प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी देंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो सिर्फ लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे, सिर्फ उन्हीं को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, बाकियों को नहीं दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। पाकिस्तान की यूथ जो है वो पाकिस्तान की यूथ है ना, वो कलंदर्स की यूथ तो नहीं है, या किसी और टीम की यूथ तो नहीं है। तो हम तो पाकिस्तान की मोहब्बत में ही कर रहे हैं, अपने नौजवानों की मोहब्बत में कर रहे हैं, और अपने फैंस को पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, लेट्स सपोज आपके पास एक इफ यू गेट अ गुड नंबर, ऑब्वियसली हमें पता है कितनी बड़ी तादाद है, फिर कलंदर की अपनी फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है, और आपका नाम जुड़ा हुआ है राना साहब, तो वी नो के लोगों को पता है कि अच्छा ये डिलीवर भी करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो शायद पाकिस्तान का दुनिया भर में उसको माना जाता है क्रिकेट के लिए। इसको लेकर फिर लेट्स सपोज आपके पास एक अच्छा नंबर आ गया, फिर आगे आप क्या करेंगे? बिकॉज प्लेटफॉर्म्स तो आगे नहीं हैं बच्चों के पास। लेट्स सपोज आप सिंगिंग की मिसाल दे रहे हैं या किसी और फनून लतीफ़ा की, तो आपका फिर प्लान क्या है? क्या उनको बाहर भेजा जाएगा? क्या माइंड में है? कुछ प्लान अगर शेयर कर पाए। जी 100% दुनिया के जो टॉप मोस्ट स्कूल्स होंगे, यूनिवर्सिटीज होगी, उनके साथ कोलैबोरेट करूंगा। जिस तरह आपको पता है दुनिया क्रिकेट में वाहिद फ्रेंचाइज हो जिसका 5 मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, नमीबिया के साथ है, जिम्बाब्वे के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है। तो वो जहां जहां जो बेस्ट इंटरेस्ट होगा उस फील्ड का, मैं वहां पे उनको ट्रेनिंग दिलाऊंगा। हॉकी है, फुटबॉल है, या इससे रिलेटेड आप समझे, आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि सिंगिंग है, अब जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया तो हम सिंगर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। हम उनके शहर में जाएंगे, उनकी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, और अपने स्टालबर्ड्स को लेके जाएंगे जो कि आइडेंटिफाई करेंगे उसको कि यार इसके अंदर टैलेंट है, फिर उनका कंपटीशन कराएंगे, और उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकलेगा उसको पूरी दुनिया में हम बेहतरीन फैसिलिटीज अरेंज करके देंगे। राना साहब, ये होगा कैसे? लॉन्ग टर्म जो है ट्रेनिंग्स भी होंगी और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी होंगी, थोड़ा सा इसके बारे में भी एक्सप्लेन करें। स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी? जी, वो ऑब्वियसली वो स्कॉलरशिप, जिस तरह देखें, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अब हम गए गुजरांवाला जो है ट्रायल लेने, वहां पे 19,000 बच्चा ट्रायल देने आया, 2017 की बात बता रहा हूँ, जिसमें एक लड़का आया, उसने बॉल करवाई, वो 92.5 माइल्स पे थी, और वो कभी हार्ड बॉल से नहीं खेला था। आजकल दुनिया उसको हारिस रऊफ के नाम से जानती है। तो उसके बाद हमने उसको एंगेज किया, हमने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसके एक सर्टेन स्टाइपेंड दिया। उसके बाद हमने उसको ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग दिलवाई। आज वो पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर है। आई थिंक आई रेस्ट माय केस ओवर।
बेहतरीन। चलें, अब आपने जिक्र कर ही दिया तो अब हमारा वो क्रिकेटिंग वो वाला एलिमेंट फौरन से जाग जाता है ना थोड़ा सा। आइए, PSL आने वाला है, कल ट्रॉफी हमारी, इमरान क्रिकेटिंग एलिमेंट नहीं सोता हमारा, वो खत्म हो नहीं सकता। कल ट्रॉफी हमारी मेहमान थी, कैसा चल रहा है, क्या स्पिरिट है, क्या तैयारियां? पिछला सीजन थोड़ा अच्छा नहीं गया था, क्या तैयारियां इस दफा? देखिए, इस दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने जो टीम बनाई और जो हमारी मैनेजमेंट का, क्रिकेटिंग मैनेजमेंट का जो ख्याल है कि हमने हर बॉक्स हमने टिक किया और तकरीबन आप समझे कि 100% ड्राफ्ट जो है हमारी विशेस के मुताबिक हुआ। अब अल्लाह करे ये सारे प्लेयर्स फिट रहें तो बड़ी उम्मीद है कि लाहौरिये जो हैं वो जब उनके दरमियान प्ले ऑफ्स होता है तो वो ट्रॉफी को मुश्किल से जाने देते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि लास्ट ईयर जो हमारी कमी कोताहियाँ रह गई थी, इस साल हमने वो दूर की हैं और भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे वाहिद टीम है जो अभी हमारा कैंप जो है शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से, जिसमें सारी टीम इकट्ठी हो रही है और प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। सो वो उससे भी हमें आइडेंटिफाई करने में बड़ा मुआवन होगा हमारे लिए। अभी एक साहब से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा यार इसमें से टीम बनाए, तो हमारा जो रोस्टम था टीम का, तो मैंने कहा कि यार मैं समझ नहीं आ रही कि बाहर किसको बिठाऊं। तो लोगों का तो यही ख्याल है, बाकी लाहौरियों की मोहब्बत है, दुआएं हैं, पाकिस्तान की यूथ की दुआएं हैं हमारे साथ, हमारी तो नेक तमन्नाएं हैं लाहौर कलंदर्स के साथ। परफॉर्म करें। तो राना साहब, इस मर्तबा नए चेहरे भी देखेंगे हम लाहौर कलंदर्स की टीम के अंदर? जी, हर साल की तरह आपको पता है 2 से 3-4 प्लेयर हम डालते हैं अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। इस दफ़ा हमने 4 प्लेयर जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं टू शोकेस द वर्ल्ड। इसमें एक आजिफ हैं, एक नईम है, एक सलमान मिर्जा है और एक मोमिन कमर है। तो ये 4 लोग हैं जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का हिस्सा रहे हैं बड़े अरसे से और इनको अब हम शोकेस करने जा रहे हैं। आप देखें अब उनकी किस्मत, अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी है, तो और भी हो। और बाकी जहाँ तक फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स की बात है, हम भी उसके फ्रेंड्स हैं, दो कि अब हमें शायद वो नहीं बनाना चाह रहे, थोड़े बहुत हम बन चुके हैं, लेकिन हमारी हर किस्म की सपोर्ट, मदद, दुआएं। जी सर, सॉरी इमरान, आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बनना नहीं, अब आपने बनाना है। इंशाल्लाह सर, हर कैपेसिटी में आपके साथ है और ऑलवेज वी ऑलवेज अप्रिशिएट व्हाटएवर यू डू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सर। ऑल द वेरी बेस्ट। आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर का CEO फ्रेंड्स ऑफ कलंदर के नाम से। तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, आपके पास ये मौका है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है और प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑफ कलंदर जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करने लगा। इंशाल्लाह अच्छा होगा और आपको मौका भी मिलेगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, साथ रहिए। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून टूर गाइड मारिया खान से, जो अब तक मकामी सयाहों को सैर तो करवा ही रही हैं, इसके साथ साथ उन्होंने यूरोप के सयाह, अमेरिका के सयाह, चीन और खलीजी ममालिक के सयाहों को भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वो लेकर गई हैं, वहाँ की सैर करवाई है और टूर गाइड बनकर वो रही हैं। बड़ा इतना फिल्मी टाइप का इनका रोल है, मैं तो फिल्मों में देखता हूँ टूर गाइड्स होते हैं, वो बड़ा अच्छा, बड़ी क्या लाइफ होती है यार, लेकिन थोड़ी टफ भी होगी ओब्वियसली। इनको कहती हैं बचपन से शौक था ऐसे, बचपन से इनफैक्ट इनको पायलट बनने का शौक था, फिर इस फील्ड में गई, कैसे आई, कैसे सर्व कर रही हैं, हम सारा इनसे पूछते हैं कि वो ख्वाब तशना रहा तो ये ख्वाब पूरा हुआ, कैसे चल रहा है सफर। मारिया वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज्यादा एनर्जी ड्रेन तो नहीं कर रहे रोजे आपकी, लग रहा है? नहीं, अभी कल ही ट्रिप खत्म हुआ, बिकॉज आपका तो काम इतना, वो एनर्जी उसको चाहिए ना कि हर तरह के लोगों से। सबसे पहले ये सफर स्टार्ट कहाँ से हुआ? द टिपिकल क्वेश्चन बट जरूरी है, कहाँ से शुरू हुआ ये? सच बताऊं तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही शुरू होता गया। पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये भी कोई फील्ड है। अच्छा, तो बस आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इस तरफ आ गई। प्रोफेशनली कब से करना शुरू किया आप, जब आपका ये ब्रेड एंड बटर बना कि अच्छा मुझे प्रोफेशनली ये करना है? कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 5 साल हो गए हैं। लॉकडाउन के फौरन बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि टाइम था जब लोग सोचते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस दौरान मैंने भी सोचा यार कि नहीं, तो सर्टन लोकेशंस हैं जिसके बारे में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, या नहीं मैं एक लेमैन हूँ, मैं इटली से आ रहा हूँ या ये कनाडा से आ रही हैं, तो मैं आपसे रब्ता कर लूँ और आप कहेंगे क्या है, मैं आपको बताती हूँ आपने कहाँ जाना है। हाउ इट वर्क्स? पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है ना, इसका कल्चर नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता तो हो रहा है, मतलब लोगों को अवेयरनेस आ रही है इस चीज़ की, लेकिन मेरी ज़्यादातर जो एक्सपर्टीज़ है वो नॉर्थ की हैं, गिलगित और KP की। अच्छा। और अभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता लाहौर साइड पे शुरू किया, लेकिन फिर मुझे समझ आई वहाँ इतनी गर्मी है कि मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती, नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही है। तो मारिया, यू बिलोंग टू KP के, वहाँ से खातून का टूर गाइड बनना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी, अचीवमेंट भी है। वो सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? रेजिस्टेंस मिली घर से? क्योंकि मोस्टली हमें टूर गाइड के रोल के अंदर मर्द हजरात नजर आते हैं, ख़वातीन नजर नहीं आती, वो बताएं।
मेरा असल में ताल्लुक़ खैबर से, लंदी कोतल से। ठीक है। और शाहिनशाह के इलाके से? हाँ जी। पड़ोसी हैं। अच्छा। मुझे ये था कि हमारी असल में फैमिली जो है वो पढ़ी लिखी है सारी, लेकिन फिर भी आपको एक सिलेक्टिव फील्ड से आगे जाने नहीं दिया जाता। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, या आप स्कूल टीचर हैं, बस वो एक कन्फाइन कर लिया गया कि इससे आगे नहीं निकलना। तो मेरा ये था कि मुझे बचपन से ही, मैं अपनी फैमिली में वो बच्चा थी जिसको ना किसी का ऑर्डर पसंद नहीं था, बागी थी। लेकिन हमारे जो होता है ना फैमिली, सिर्फ आपके पेरेंट्स आपका डिसीजन नहीं लेते हैं, जो आपके मामू होते हैं, चचा होते हैं, वो सब माशाल्लाह पूरी कैबिनेट की इनपुट होती है। तो मेरा बस ये था कि स्टार्ट में फैमिली की भी वो सपोर्ट नहीं थी, उनकी सपोर्ट थी कि आप मेडिकल करो, मतलब पढ़ो लेकिन वो करो, डॉक्टर बन जाओ। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इस फील्ड की तरफ आई, जब मुझे मेरी फैमिली ने ऑन किया कि नहीं ठीक है इसका शौक है, तो फिर मुझे किसी और की परवाह नहीं थी। नहीं तो आपको ये भी मशवरा दिया गया कि सब कुछ छोड़ें और किचन संभालें? हाँ, ये तो अभी भी मिलता है। ये तो खैर हर लड़की, ये तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो खवातीन काम करी उनको भी चैलेंज रहता है। किचन संभालना कोई बुरी बात नहीं है, बट किचन के साथ-साथ आप अपना लाइफ सफर करते हैं। भी दिए हैं, मैं किचन भी बड़ा अच्छा संभाल लेती हूं। किसी ने अगर टूर गाइड बनना है एज अ प्रोफेशनल, आप तो हादसाती तौर पे आ गई इस तरफ ना, लेकिन अगर कोई बच्ची आपको देख रही है केपी की, अब तो अवेयरनेस भी है, सोशल मीडिया भी है और बड़े पैसे भी हैं इस काम में, अगर प्रोफेशनली करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें? मैं हादसाती तौर पे तो आई, लेकिन मुझे ट्रैवल का शौक था, मतलब मुझे इस चीज़ का बाद में पता चला कि ये भी कोई फील्ड है। पैशन बिकेम योर प्रोफेशन। बिल्कुल। वैसे बाय प्रोफेशन में आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ माशाल्लाह पेशावर से। आप डॉक्टर मारिया हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह टू बी ओके। और अगर लेकिन ये भी रेलेवेंट ही है आई बिलीव, उसके साथ साथ है तो उसको और तकलीफ देता है। आर्कियोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जब आप देखें एक गाइड को ना हर चीज़ को उसको पता हो, उसको रूट्स का पता हो, उसको ये पता हो कि हमारे यहाँ जिस तरह बारिशें वगैरह शुरू हो जाती हैं, तो इसके लिए अल्टरनेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो आपने किया वो खुद से ही किया, अपने खुद से ही किया। अच्छा, आप लोगों को वो परियों की कहानियां तो नहीं सुनाती? झील सैफुल मुलूक पे वो एक भाई की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, यहाँ पे परियां उतरती थी, सुनाते हैं लेकिन साथ में कहते हैं कि देखिए रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, एक कहानी है। वो एक अब्बासी साहब समथिंग बड़े मशहूर है वहाँ पे, जो कहानियां सुनाते हैं, तो वो बड़ी सेलिब्रिटी बन गया। वो लोग बताते हैं कि ऐसे परियां उतरती हैं, यहाँ पे फलां दो फलां शहजादा फलां से मिला था। अच्छा, ये कहानियों से फर्क पड़ता है? सयाह ज्यादा खुश होते हैं? इंटरेस्ट तो होता होगा। ये फोक स्टोरीज है ना, फर्क तो पड़ता है, अम्यूजमेंट होती है, फन होता है कि अच्छा, और अगला वो साथ में ना इंगेज होता रहता है कि इस तरह हो सकता है, इस तरह नहीं हो सकता, तो फिर वो अपने इलाकों की भी स्टोरीज हमारे साथ। और ये यहाँ से रिकमेंडेशन भी फिर अगर सयाह आगे जाकर दूसरों को दे रहे हैं कि यार मैं इस गाइड के साथ गया था, उसने बहुत हेल्प किया, इससे भी फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी मच। आप लोग मेरा काम फिलहाल जो चल रहा है वो इसी तरह चल रहा है। पहले मेरा ये था, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास कैपिटल अमाउंट थी नहीं। अच्छा। तो मैं ना फेसबुक पे एक मैसेज टाइप करके रखा हुआ था, तो डेली 5-6 फॉरेनर्स के इनबॉक्स में जाके तो छोड़ देती थी। तो वहाँ से कोई ना कोई, हाँ, वहाँ से कोई ना कोई और अप्रोच कर लेता था। फिर ना आपको क्या कैपिटल चाहिए था? आपको तो आगे किसी ने हायर करना था फॉर द सर्विसेज? नहीं, एक्चुअली मैं साथ लेके जाना था। अच्छा, टूर ऑपरेटर हूँ, मेरी कंपनी है, मैं कंपनी चला रही हूँ। तो कंपनी चलाने के लिए आपके पास कैपिटल होना जरूरी है। एक्चुअली गाइड में और ऑपरेटर में फर्क है ना। गाइड जो होता है वो सिर्फ आपको लेके जाता है, जो ऑपरेटर होता है वो आपके लिए सब कुछ अरेंज करता है। अभी आप किस स्केल पे करी हैं? जो लेट्स सपोज अभी 3 फॉरेनर्स हमें देख रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट और पाकिस्तानी हैं, सपोज कभी पाकिस्तान नहीं आए, तो आप उनको इनिशियली क्या ब्रीफ देंगी? वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान आना है, वी वांट टू सी पाकिस्तान, उनको क्या ब्रीफ देती है इनिशियली कि आप क्या क्या करें, क्या लेके आएँ, क्या ना करें? एक तो ये है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो ऑलरेडी इतने अपडेटेड होते हैं और वो इतनी रिसर्च करके आते हैं कि वो आपको भी हैरान कर देते हैं। लेकिन ये होता है कि स्टार्ट में वो थोड़ा उनसे बातचीत होती है कि आपको किस टाइप का पैकेज चाहिए, कितने डेज का है, किस स्टैंडर्ड का चाहिए, लग्जरी चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो वो पूरी 2-3 हफ्ते उनसे पूरी बात। महंगा है पाकिस्तान बहुत फॉरेनर्स के लिए? डॉलर्स में रेट तो ज्यादा हो जाते होंगे, आई नो। नहीं, डिस्काउंट मांगते हैं आपसे, कम कर लें इसको? ये वैसे लोकल करते होंगे, लोकल करते हैं, फॉरेनर्स में बहुत कम करते हैं, बहुत कम होते हैं। तो आप टॉप 3 लोकेशंस कौन सी आप रेकमेंड करती हैं? कोई आपसे पूछता है? मैं 5 पूछने वाला था। चले हम 5 पूछ लेते हैं। 5 बताएं कौन सी लोकेशंस के बारे में आप बताती हैं? केपी में या गिलगित? मुझे पाकिस्तान देखना है, नॉर्थ देखना है, टॉप 5 लोकेशंस बताएं कि यहाँ चले जाएं। अगर मैं सच बताऊं तो सबसे पहले, मैं खुद केपी से हूं, तो सबसे पहले तो मैं सबको पेशावर दिखाती हूं। अच्छा, द कल्चर और ऐसा कोई फॉरेनर नहीं है जिसको पेशावर से प्यार ना हो। अच्छा, वो हमें तो वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन उनकी हॉस्पिटैलिटी की वजह से, क्योंकि ऐसा क्या है जो ज्यादा इंस्पायर करता है फॉरेनर्स को पेशावर में? उनको एक तो हिस्टोरिकल सिटी है, उसको देख के, और वहाँ पे और कितनी बिजी है,
उनको नहीं पुराने बाजार और ये चीज़ें देखने का बड़ा शौक होता है। वो किस्सा खानी, बिल्कुल, और वो कहवा पीते हैं तो फिर वो साथ भी लेके जाते हैं कि जी ये तो हमारे लिए नई चीज़ है। और वाकई में मुझे पहले लगता था शायद कहवा हर जगह मिलता है, लेकिन नहीं, अच्छा, यहाँ से हर जगह अपना टेस्ट है। अच्छा, कुछ वीडियोस मैंने फॉरेनर्स की देखी, हाँ वो भी सुनते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि कोई उनसे पैसे नहीं लेता, कुछ खा लें, कुछ पी लें, कुछ खरीद लें। ये खिलाफ है। अच्छा, क्यों हॉस्पिटैलिटी को ना अभी एक नई चीज़ स्टार्ट होगी है, मेरे पास भी बहुत क्यूरीज आती हैं कि जी हिच हाइकिंग करनी है। देखिए हम पहले ही एक गरीब मुल्क से हैं, आप हॉस्पिटैलिटी भी एक हद तक करें। जब आप खुद उनको इनवाइट करते हैं तो आप करें हॉस्पिटैलिटी, अच्छी बात है, लेकिन वो हर चीज़ बिल्कुल ही फ्री। मुझे लगता है कुछ लोगों बेचारों में कॉन्फिडेंस भी तो नहीं होता ना कि उनसे बात करें, वो करें। अदरवाइज हम बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जो ये टूरिस्ट कंट्रीज है वो हमसे ज्यादा पैसे लेते हैं, उनके रेट ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, और वो आपको $1 या ₹1 भी स्पेयर नहीं करते जी। ऐसे ही है, फॉरेनर्स का रेट अलग है जी। हम कई दफा मतलब मुझे लंकावी मलेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज एक म्यूजियम में जा रहे हैं, लोकल्स के लिए $5 है, फॉरेनर्स के लिए $10 होगा या $8 होगा। बिल्कुल, लैंग्वेज बैरियर का बहुत फायदा उठाते हैं, फायदा उठा जिनको आती है। ट्रेंड चल पड़ा है, ज्यादातर फॉरेनर्स आते हैं कि जी हमने हिच हाइकिंग ही करनी है, तो उनको फिर हम कहते हैं माजरत। अब तक कितने मुल्कों के लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ है, फॉरेनर्स से कितनों को आपने अब तक सर्विसेज दी हैं? मैंने तो जब स्टार्ट किया था तो पहले अपनी लोकल टूरिज्म से ही स्टार्ट किया था ना, उसमें 2-3 साल काम किया, तो उसके बाद अभी सिर्फ फॉरेनर्स पे फोकस है। तो मेरे ख्याल से यूके हो गया, यूएसए, ठीक है। और ट्रेंड कितना है? लोग पहले से ज्यादा आ रहे हैं, गोरे आते हैं ज्यादा या आप कम हैं? बहुत आते हैं। पहले मुझे भी पहले ये लगता था कि यार ये किस तरह होगा, तो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जाता है वैसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, और अगर है भी तो इतना नहीं जितना दिखाया जाता है। मारिया करें क्या, लोगों को बताएं कि लोग यहाँ पे आएँ और ज़्यादा टूरिज्म बढ़े? कोई सजेशंस आपके पास इन दी एंड हो इस चीज़ का सहारा ले दुनिया को बताने के लिए? इसका यही है कि आप अच्छी अच्छी वीडियोस बना के उनके साथ शेयर करें, जो हम इसी तरह करते हैं, जो जहां आ जाते हैं तो फिर हम उनसे रिव्यूज भी लेते हैं, उसको फिर शेयर भी करते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। और आपको कोई पहुंचना चाहे, एक्सेस करना चाहे क्विकली, आपका सोशल पेज है? सोशल मीडिया पे है, मारिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम, मारिया खान चिनवारी। राइट मिस चिनवारी, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप आई, आपसे बात कर अच्छा लगा, बड़ा इंकरेजिंग लगा कि आप केपी से हैं, एज टूर ऑपरेटर, टूर गाइड, अपना काम करिए, अपना बिजनेस चला रही हैं और दुनिया भर को पाकिस्तान भी दिखा रही हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी भी है और बड़ी इंस्पायरिंग भी मुझे लगी है, क्योंकि ये जहाँ से ताल्लुक़ रखती है वहाँ पर ज़रा ये चैलेंजिंग भी होता है एक मर्दों की फील्ड के अंदर ख़वातीन का इस तरह से आगे बढ़कर आना। तो हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आगे बढ़ जाते हैं और आज वर्ल्ड टीबी डे यानी तपे दिक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मुतादी बीमारी है जो फेफड़ों को मुतासर करती है, और अगर इसकी तशखीस यानी कि डायग्नोसिस को बर वक्त ना किया जाए, इलाज इसका सही वक्त पर ना हो और सही ना हो, तो ये मोहलिक भी साबित हो सकती है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई, उसमें कुछ स्टैट्स हैं। क्या स्टैट्स? वो बड़े इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं, हम इससे पहले बात कर भी चुके हैं टीबी के हवाले से। 2023 में दुनिया भर में तकरीबन 10.8 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो टीबी से मुतासर थे, जबकि पाकिस्तान का अगर तस्करा करें तो इस मरज़ के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जहाँ पे टीबी है, और हर साल 5 से 6 लाख नए केसेस टीबी के सामने आते हैं। इस वक्त हमने मदऊ किया है डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा काज़मी साहब को, जो हमारे साथ वीडियो लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं। उनसे ज़रा मदद लेते हैं, एक तो वजूहात जानते हैं और फिर बचे कैसे, इस पर बात करते हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमें टीबी की बुनियादी वजूहात बताइए क्या हैं, निशानियाँ बताइए क्या हैं, कैसे हम कंसिडर करें कि मरीज़ को टीबी हो गई है और फिर आगे बढ़ना है हमने, प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। आज बड़े इम्पोर्टेंट डे और इम्पोर्टेंट मैसेजिंग का टाइम है। आपने कहा, जैसे मेंशन किया कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 5th नंबर पर है हाई टीबी कंट्रीज में, तो ये हमारे लिए जानना, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं जो आपने सवाल किए। पहली बात तो ये कि टीबी होने की बात क्या है। हमारे जैसे ममालिक में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से टीबी फैलती है। मेल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जिसमें लोग ओवर क्राउडेड एरियाज में रह रहे हैं, छोटी जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो टीबी फैलती है। फिर इसके अलावा बर वक्त तशखीस ना, इलाज का मुकम्मल ना होना, और कुछ ऐसी बीमारियां जो कि जैसे शुगर है जिसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम करती हैं, तो ये टीबी फैलने का और होने का सबब बनती है। ठीक है, ये जेनेटिक है डॉक्टर साहब या फिर ये लग भी सकती है किसी को? जी बिल्कुल, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो
के एक से दूसरे को फैलती है। और इसलिए जैसे मैंने जिक्र किया कि जहाँ पर ज़्यादा लोग थोड़ी जगह पर रह रहे हैं, क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है। ये फैलती मेनली खांसी के थ्रू है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसी के थ्रू ये फैलती है। तो अगर कोई भी खांसी कर रहा है आपके आसपास और उसको टीबी है तो वो आपको लगने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो इसका बेहतर सबसे पहला जो स्टेप लेना चाहिए, क्वारंटीन करना चाहिए। अगर तशख़ीस हो गई है, प्रोटोकॉल्स इसके ये हैं, सबसे पहले क्वारंटीन करें उस मरीज को। जी बिल्कुल, जिस शख्स को भी टीबी डायग्नोज हो, तशखीस हो, तो उसको अलग किया जाता है या क्वारंटीन किया जाता है। क्वारंटीन भी अब वो उस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं होते जैसे हमने कोविड में देखे हैं। बेसिकली तो मेन ये है कि वो मास्क पहन के रखे जो टीबी का मरीज है, ताकि उसकी खांसी के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दूसरे लोगों को ना लगे। एक बहुत कॉमन हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन या मिथ है कि टीबी वाले शख्स के साथ हाथ मिलाने से भी टीबी फैल जाती है। ऐसा नहीं है, टीबी सिर्फ खांसी के थ्रू फैलती है। और ये जो क्वारंटीन वाला मामला है, एक दफा जब तशखीस हो गई और टीबी का इलाज शुरू हो गया, तो इलाज के बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो टीबी वाला शख्स भी नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, यानी कि वो दूसरे को टीबी नहीं फैला सकता। सब इलाज के लिए 2 से 3 हफ्ते का पीरियड होता है। कितना टाइम स्पैन है इसके इलाज के लिए? टीबी जब डायग्नोज हो गई, एक तो ये भी बता दीजिए कि डायग्नोसिस सिर्फ टेस्ट के जरिए मुमकिन है या अलामात से भी, और दूसरा ये कि एक दफा हो गया तो फिर कितना वक्त चाहिए मुकम्मल इलाज के लिए कि वो शख्स पाक हो जाए टीबी से? अच्छा, पहले मैं आपका ये डायग्नोसिस का आंसर कर दूं कि जो इसकी अलामात है वो बड़ी टिपिकल होती हैं। पहले तो अलामात आती हैं और उसके बाद फिर टेस्ट की तरफ जाया जाता है। तो अलामात में खांसी होना, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रह रही है जिसमें बलगम आना या खून का आना, ज़रूरी नहीं है कि खून आए, लेकिन एक अलामत है कि खांसी के साथ खून आए, वजन की कमी होना, बुखार होना, रात में पसीने आना, भूख की कमी, ये सारी चीजें हैं जो कि टीबी की अलामात हैं। इसका डायग्नोसिस जो है वो मेन जो डायग्नोसिस है वो बलगम पे टेस्ट किया जाता है। अब आजकल तो जदीद टेस्ट अवेलेबल है जिसको हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है और बलगम में टीबी के थोड़े से भी जरासीम हो तो ये इसको पिक कर लेता है और इसका रिजल्ट भी 1 से 2 घंटे में आ जाता है और ये हमें रेजिस्टेंस फैक्टर भी बता देता है। तो ये तरीका इसका डायग्नोसिस का। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट के अंदर पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है? पाकिस्तान के पास तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो इस वक्त दुनिया भर में दिए जा रहे हैं टीबी के मरीजों को? देखिए, हमारे पास बड़ा एक्सटेंसिव नेशनल टीबी प्रोग्राम है जो कि WHO की मदद के साथ जो है वो रन होता है पूरी कंट्री में। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि तमाम सरकारी इदारों में टीबी का इलाज पाकिस्तान में मुफ्त मुहैया किया जाता है। इसलिए कोई ऐसी बैरियर नहीं है, ऐसी कोई वजह नहीं है कि डॉक्टर्स या सरकारी इदारों से रजू ना किया जाए और टीबी का इलाज ना लिया जाए। तमाम दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त मुहैया की जाती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और नेशनल टीबी प्रोग्राम ने ओवर द ईयर्स जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनको काफ़ी एक्सपेंड किया है अक्रॉस द कंट्री। हर एरिया में जो है डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी हैं और ट्रीटमेंट सेंटर्स भी हैं जहाँ से ये दवाइयाँ मुहैया की जाती हैं। तो पाकिस्तान में हमारा जो टीबी जो तशखीस हो जाती है उसका इलाज का रिस्पॉन्स रेट, जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है, बशर्ते कि तशखीस बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक आम खांसी को या आम अगर इन्फेक्शन है उसको ट्रिगर कर सकती हैं, टर्न कर सकती हैं इनटू टीबी? ऐसी कौन सी अलामात हो सकती हैं या बेहतियातियाँ हो सकती हैं? देखिए, आम इन्फेक्शन को टीबी में टर्न नहीं हो सकता। टीबी इटसेल्फ इज अ सेपरेट एंटिटी, एक खास तरह के जरासीम से टीबी होती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर कुव्वत मुदाफियत कम है किसी भी बीमारी की वजह से या कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहा है मरीज जिससे जिस्म की कुव्वत मुदाफियत कम होती है, तो उसमें टीबी का जरासीम दाखिल होना और टीबी इन्फेक्शन करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू अदरवाइज हेल्दी पर्सन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अर्ली डायग्नोसिस के बारे में जरा बता दीजिएगा, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टीबी से रिलेटेड कुछ भी आप इन द एंड कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, अर्ली डायग्नोसिस की आप बात करी थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि टीबी जितना देर डायग्नोज नहीं होगी वो डैमेज करती है, फेफड़ों में बहुत नुकसान कर रही होती है, और जितना लेट डायग्नोज होगी ट्रीटमेंट उतना मुश्किल हो जाता है। टीबी का जो डैमेज होता है वो बाज़ तौर पे इरिवर्सिबल, जिसको हम डैमेज कहते हैं, यानी कि फेफड़े का कुछ हिस्सा जो तबाह हो जाता है वो फिर नॉर्मल वापस नहीं हो सकता। तो इसलिए टीबी की जितनी जल्दी
जल्दी तशखीस की जाए उतना ही इलाज की सक्सेस और फेफड़ों के बचाव के लिए बेहतरीन है। इसमें जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री मौजूद हैं, तो और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये स्पूटम का बलगम का टेस्ट किया जाता है। तो किसी को भी अगर खांसी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी को भी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है और उसके अलावा भी साथ कुछ कमज़ोरी और बुखार की अलामात हैं, तो वो ज़रूर जाके अपना टीबी का टेस्ट करवाएं और अपने आसपास भी लोगों को देखें कि अगर उनमें भी कोई ऐसी अलामात हैं तो उनको ये मशवरा दें कि वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने कम वक्त में बड़ी मुअस्सर बातें हम तक पहुँचाई। जब भी आपको ऐसी अलामात जिनका तस्करा डॉक्टर साहब ने आगाज़ में महसूस हों तो आप फौरी तौर पे टेस्ट करवा लीजिए। इलाज फ्री है, टेस्ट भी काफ़ी हद तक फ्री हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल हैं और जल्दी से इलाज जो है ना वो जल्दी आपको सेहत की जानिब लेके जाएगा और ये क्योरेबल है। ऐसा मरज़ है जिससे बचा जा सकता है, आप एहतियात करें तो इससे बच सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर लेते हैं कुछ अमराज़ क़ल्ब के हवाले से, लेकिन ये मौजू जिस पे हम बात करने जा रहे हैं ये ज़रा रूटीन से हट के है थोड़ा। कैसे, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। पाकिस्तान में जो पैदाइशी अमराज़ क़ल्ब है ना, इसका मसला बढ़ रहा है जो वक्त गुजर रहा है और एक अंदाज़ा ये कहता है कि तकरीबन हर साल 60,000 बच्चे जो हैं, तकरीबन 60,000 बच्चे जो हैं वो दिल के मुख्तलिफ अमराज के साथ पैदा होते हैं और अक्सर इनमें से जानलेवा भी साबित होते हैं। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन की, जो कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इस मसले पर काबू पाने के लिए कोशिश हैं। ये मुल्क में पहला चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं और उसके साथ साथ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं जो कि न सिर्फ बच्चों के इस मरज़ की इलाज करेगा बल्कि आने वाले वक्त के लिए ऐसी रिसर्च भी मरतब करेगा जिससे इसके फैलाव को कम किया जा सके और रोका जा सके। रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिसर्च के मुताबिक अगर काम किया जाए या ऐसे इलाज दरियाफ्त किए जाएँ जिससे जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं जिनका फ्यूचर है उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बच भी सकती हैं और वो ज़िंदगी भर के मरज़ से बच भी सकते हैं। अब तक 2000 से ज़ायद बच्चे जो हैं उनका इलाज किया जा चुका है इस NGO की जानिब से और कई हम कह सकते हैं ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। 732 मिलियन रुपए ये NGO इस वक्त जमा कर चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस इदारे के CEO PCHF फरहान अहमद साहब, उनसे इस बारे में बात करते हैं। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद आपको कहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सर बताएं ज़रा इस NGO के बारे में, इस इदारे के बारे में, ये आइडिया कहाँ से आया कि ये NGO शुरू करनी चाहिए और इस स्पेसिफिक इशू के ऊपर कि जो बच्चे इस मरज़ के साथ पैदा होते हैं। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जी छोटी बेटी ये मर्ज़ लेकर पैदा हुई थी 2010 में जी। फिर अल्लाह की शान उनका इंतकाल हो गया। उसका पूरा चैप्टर जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में 4 चैम्बर होते हैं तो उनका एक चैम्बर पूरा बना हुआ नहीं था। तो पहले हमें सर्जरी कराना पड़ी आयशा जब 3 माह की थी। फिर जब सेकंड सर्जरी प्लान थी तो अल्लाह को कुछ और मंजूर था तो उसका इंतकाल हो गया ICU में। तो उसके बाद थोड़ा 2-3 साल काफ़ी स्ट्रगल के थे, लेकिन फिर अल्लाह ने हिम्मत दी कि मतलब किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो, हम ऐसा क्या कर सकते हैं। फिर हमने आयशा की ज़िंदगी में ना इसका आगाज़ रख लिया था पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल जाते होते थे तो कतारें लगी होती थी, यानी दोनों तरह के पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, एक जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और एक जिनके पास अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं। तो लॉन्ग क्यूज़ होती थी। फिर बेचारे कई ऐसे केसेस होते थे जिसमें वो डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है और लंबी लंबी क्यूज़ लगी हुई हैं। तो अल्लाह के फजल से फिर जी हमने इसको SCCP से रजिस्टर करवाया, टैक्स एग्जेम्पशन ली। बड़ी 4 ऑडिट फर्म में से एक हमें ऑडिट करते हैं, तो पूरा इदारा बनाया गया कि इसमें 4 एरियाज़ हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। कितना वक्त हो गया इसको बने हुए? ये जी 2012 से काम कर रहे हैं, तो अब तकरीबन हमारे कुछ 14 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं जी। माशाल्लाह। तो थोड़ी सी हमें प्रोग्रेस भी बताइए, आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक इस वक्त पहुँचा है, कितना मुकम्मल हुआ है और आगे कितना सफ़र बाकी है? जी उसमें ना मैं शुरुआत करना चाहता हूँ क्वांटम ऑफ डिजीज़ से और जो चैलेंजेस हैं ना, एक तो 60,000 बच्चे जैसे आपने बताया कि ये सालाना मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं। पूरे मुल्क में सिर्फ इस वक्त 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं और पूरे मुल्क में सिर्फ 50 के करीब कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो पहला है कि हम मसले को थोड़ा आगाही के हवाले से, जो स्पेसिफिक बच्चों के लिए हैं जी, सिर्फ 50 के करीब जी, करेक्ट। और आप देखें 225 मिलियन की पॉपुलेशन और बच्चे को 2 इश्यूज़ हैं। एक तो है कि अर्ली डायग्नोस नहीं होता और अगर हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो एक काम हम जो करते हैं आपके इदारे जैसे जिस तरह आपने हमें सपोर्ट किया, तो हम इस पर आगाही की ज़रूर बात करते हैं। तो 2 एरियाज़ हैं,
एक तो यह है कि लोगों को पता हो क्वांटम ऑफ डिजीज़ बहुत बड़ा है। दूसरा, अगर किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो तो उसको पता हो मुझे क्या करना है। तो आमतौर पर ब्लू बेबीज़ कहलाए जाते हैं। आप मतलब ऐसे बच्चों को देखेंगे ना तो उनका कम्प्लेक्शन ऐसे फ़ौरन ही पता चल जाएगा, उनका ब्लड जो है ना समथिंग रॉन्ग विद देम। या बच्चे को अगर बार बार नमूनिया हो रहा है, बच्चे को बार बार जो है ना वो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ रहा है, तो फिर आप उसका किसी कंजेनिटल हार्ट स्पेशलिस्ट से उसका डेफिनेटली चेकअप करवाएं। और फिर इंशाल्लाह हमारे जैसे इदारे मौजूद हैं जो कि दूसरा स्टेप क्या है कि अगर डायग्नोस हो गया तो अगला क्या किया जाए। तो इस वक्त एक ओपन हार्ट सर्जरी कॉस्ट करते तकरीबन 7.5 से 9.5 लाख रुपया। अच्छा। तो अल्लाह के फजल से जी अल्हम्दुलिल्लाह जब से इदारा बनना है तो 4,900 से ज़्यादा बच्चे हमने पूरे पाकिस्तान से उनको फैसिलिटेट किया है, उनकी माशाल्लाह इलाज करवाए हैं। और दूसरा सर्जरीज भी शामिल है जी। ये 4,900 में मेजॉरिटी लाइक 90% तक वो बच्चों की हार्ट की सर्जरीज हैं। तो ये डॉक्टर्स और सर्जन्स जो हैं इनकी तादाद बढ़ाने के लिए भी काम किया कि पाकिस्तान में बढ़नी चाहिए। जी, अब जो एक्चुअली जो असल हमारा मेन फोकस था ना वो है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं। जिस तरह आपको अगर 30 साल पहले हम थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कराऊं तो जब कैंसर का शौकत खाना मौजूद नहीं था तो पाकिस्तान में बहुत कम जगह थी जहाँ पर कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही थी। आज माशाल्लाह उनके बनने के बाद और बाकी जो एक पुराना कई और इदारे बन गए और माशाल्लाह 35-40 जगह जहाँ पर ये कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हम एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना लें जहाँ से ना सिर्फ बच्चों की ट्रीटमेंट पॉसिबल हो बल्कि यहाँ से कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। जो सर्जन हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा सके, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा सके। क्योंकि अलमिया ये है कि एक बच्चा अगर मिसाल के तौर पर साउथ पंजाब में पैदा हो रहा है या अगर फ़र्ज़ करें बन्नू की एग्जांपल ले लूँ तो वो ऑल द वे किसी बड़े शहर में क्यों आ रहा है अपना दिल का सुराख बंद करवाने के लिए। तो बेसिकली हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी है कि भाई जिस शहर में जहाँ भी हम डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ एक पूरा निज़ाम ऐसा हो जाए कि उसको उस शहर में ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए। फाइनेंसेस की बात करते हैं फरहान साहब, सालाना कितने फाइनेंसेस जो है ना आते हैं और किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं, डोनेशंस वगैरह पे या गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती जी है? हमारे माशाल्लाह जी 4 इदारे हैं। एक तो पाकिस्तान में हम लोग रजिस्टर्ड चैरिटी हैं, फिर हम एक रजिस्टर्ड चैरिटी हैं यूएस में, फिर हम एक रजिस्टर्ड चैरिटी है यूके में, फिर हमारी एक रजिस्टर्ड चैरिटी है कनाडा में। अच्छा। तो जो लोग जिस जगह पर डोनेशन देते हैं या ज़कात देते हैं, एक तो उनको टैक्स की एग्जम्पशन मिल जाती है तो वो अपने रिटर्न में उसको क्लेम कर सकते हैं। फिर हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात कंप्लाइंट है, शरिया कंप्लाइंट है। तो जो पैसे आते हैं ज़कात की मद में वो ज़कात के मुस्तहिक तक लगते हैं। हमारा जी सिस्टम मौजूद है अंदर जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बोर्ड पर मुफ्ती साहब हैं और वो यानी कि सारे इसमें एनी ट्रांजैक्शन जो हमारी होती है वो ज़कात एलिजिबिलिटी उनके अप्रूवल के बाद। और ये ऑनलाइन वेरीफाइबल भी होता है? उसमें थोड़ा जी वेबसाइट में ना हमने ये पूरा अपना सर्टिफिकेट पब्लिश किया हुआ है। तो स्पेशली जितनी भी एनजीओज जो शरिया कंप्लाइंट हैं वो अपना शरिया सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं। बिल्कुल फ्री हो रहा है इस वक्त जितने भी बच्चे आते हैं जी। उसमें जो हमारा आउट पेशेंट है वो तो कम्प्लीटली फ्री है और जो बाकी 7 लाख या 9 लाख है तो हम इनकरेज करते हैं कि पेरेंट्स कुछ हिस्सा डाल सकें। तो इसमें से कई हैं जो बिल्कुल भी नहीं दे सकते तो 100% फ्री होता है। कोई जो 10-15% 20% दे सकता है। वायबिलिटी का जो एलिमेंट है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सारी बात है जब ऐसी कोई खुदा ना खास्ता क्रोनिक डिजीज आ जाए तो मुतवस्सित तबके के लोग भी जो कुछ हद तक अफोर्ड कर भी सकते हैं, दे वांट कि अगर फ्री में हो जाए तो अच्छा है। सारी बात है, एवरीबडी वांट्स टू सेव। तो आपने क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मैकेनिज्म इतने सख्त हो जाते हैं कि जो डिजर्विंग पेशेंट्स होते हैं वो भी सफ़र करते हैं, जगह नहीं है, अभी नहीं कर सकते या बाद में आइएगा टाइप मसाइल आ जाते हैं। इसको एड्रेस करने के लिए जी इसमें 2 पहलू हैं। एक तो है कि हम तक बच्चा पहुँचता कैसे है। तो एक तो माशाल्लाह जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं ना पीडियाट्रिक्स, उन तक हमारी रसाई मौजूद है। उनको पता है कि अगर कोई बच्चा इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो वो हमारी फाउंडेशन से रब्ता कर लेते हैं, या सोशल मीडिया है या हमारी हेल्पलाइन मौजूद है या मतलब वर्ड ऑफ माउथ है। 5000 फैमिलीज़ हैं उनके रेफरेंस से कोई ना कोई हमारे पास पहुंच जाता है। अच्छा हमारा निज़ाम विद इन 30 मिनट्स हम मेक श्योर कर देते हैं कि अगर मेडिकल इवैल्यूएशन हुई है, एक एस्टीमेट डॉक्टर का आया हुआ है तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, उनसे पूछते हैं आपके पास कितने हैं, ज़कात एलिजिबिलिटी का एक पूरा परफॉर्मा बना हुआ है। उसके बाद हमारा इदारा फ़ौरन उनको उसी वक्त बता देगा कि भाई हम आपको 90% सपोर्ट कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं, 100% वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर आप चलते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई देखिए बात यह है कि आखिर में पैसा बच्चे पर लगना है ना, तो हम ये जरूर कहते हैं तो हमारे सामने है ही है जी। हम क्योंकि पेरेंट को पैसे नहीं देते ना, तो ये तो जो भी चीज़ है वो बच्चे की ट्रीटमेंट पर लग रही है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि भाई सच बोलोगे तो इंशाल्लाह आगे भी
अल्लाह ने तुम्हारे बच्चे को ठीक करना। कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू जब आपने, आई रिमेंबर बिकॉज हमारी पहले भी ऑन बात हो चुकी है ऑन स्क्रीन, जब आपने सिलसिला शुरू किया, मिसबाह उल हक भाई भी आपके साथ जुड़े हैं, एक तो ये कोलैबोरेशन कैसा है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है टू सपोर्ट यू, और अब एम क्या है, इसको कहाँ तक लेके जाना है जिसके लिए इस वक्त स्ट्रगल जारी है? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जो मेन फोकस है ना वो है कि बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल बना लें। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने हमें लैंड डोनेट की थी 2021 में। हमने एक प्रोफेशनल फर्म को हायर किया जिसने पूरा हॉस्पिटल का डिज़ाइन बनाया, फिर स्पेशली आउटसाइड पाकिस्तान से कुछ कंसल्टेंट को लिया कि पेशेंट फ्लो को कैसे हम डिस्कस करें, क्या बेहतरी हो। तो 2021 में सितंबर में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि हमारा बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और हमारा ओपीडी जो है ना वो टेस्ट फेज़ ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है। अब इसकी हमारा जो फ्यूचर हम देखते हैं जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारा हदफ है कि जल्द से जल्द एक ऑपरेशन थिएटर और एक कैथ लैब के साथ हम इंशाल्लाह पेशेंट की जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट है वो भी शुरू कर दें। मिसबा भाई ने जी हमें 2018 में ज्वाइन किया था रिटायरमेंट के बाद। ऐसे ही उनके किसी दोस्त की बेटी को था मसला, वो हमारे तक पहुंचे, कोई 2-1 महीने में उसकी ट्रीटमेंट होगी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मिसबा भाई सारी स्ट्रगल में ना वो अपने बच्चे, उस दोस्त के बच्चे के साथ देखते रहे सारा हॉस्पिटल में लाइनों में, जब उनको समझ आई तो फिर हमने कहा सर देखें अल्लाह का शुक्र है बन तो जाना है हमें, बिल्कुल क्लियर है कि जब आप एक अच्छा काम करें, नीयत साफ हो। जो आपने दूसरा पहलू है तो बहुत अल्लाह का शुक्र है सर लोग सपोर्ट करते हैं, स्पेशली आउटसाइड पाकिस्तान से, यूएस में, यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। देखिए ये वहाँ ना लोगों को आइडिया है कि यार अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएगा तो हम जड़ से इस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखें हमें 12 सालों में 5000 बच्चे ऑपरेट करवाए, इंशाल्लाह जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो हम साल में 2000 बच्चे ऑपरेट कर पाएंगे। एक और पहलू भी है ना, ये तो नहीं होता कि जो पैसे लगा कर आ रहा है पूरे पैसे दे रहा है उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी, और जो डोनेशंस के जरिए जिसका इलाज हो रहा है जिस बच्चे का, तो उनको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाएगा प्रायोरिटी पर। नहीं, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। अच्छा, एक तो ना हमारे फिजिशियन जिनको हम हॉस्पिटल को रेफर करते हैं ना कि उनको नहीं ये पता कि ये बच्चा डिजर्विंग है या नहीं, क्योंकि PCHF रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। तो अब वो बच्चा है, उसके जो भी पैसे हैं वो PCHF ने देने हैं, तो पहली बात तो ये। दूसरा, इसके ना इलेक्टिव केसेस होते हैं, इसके इमरजेंसी केसेस कम होते हैं, यानी एकदम फ़ौरन इलाज कराना, ये देयर आर केसेस लाइक 5 to 10%, लेकिन इलेक्टिव में क्यूज का मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमें, और आज तक कभी ऐसे सिस्टम कहीं भी बना हो तो वो सपोर्ट करता है। क्विकली इन दी एंड हम चाहते हैं, हम आपके अकाउंट नंबर्स वगैरह डिस्प्ले कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट अभी फ्लैश करने लगे, आप प्लीज़ कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, बताना चाहें, काम तो आपका हमारे सामने, वी सपोर्ट यू, और हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत अच्छा इदारा है, पिछले कई सालों से तो हमारा इंटरेक्शन है ही। आप प्लीज़ कुछ भी कहना चाहें? जी, बस मेरी आपके इदारे के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट होगी कि जी इंशाल्लाह ये बन जाना है, और जितना हम अपना हिस्सा डाल सकें ना जल्द से जल्द डाल दें, क्योंकि ये 60,000 बच्चे ना, ये 60,000 फैमिलीज़ हैं, और वो सब वेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद जस्टिफाइड नहीं है कि हम उनको वेट कराएं, ये बन जाना है। अब वो कब बनना है, अगर आप और हम आज इसको थोड़ा सा अपनी गिविंग लिस्ट में प्रायोरिटी पर ले आएंगे तो ये हमारा काम जल्दी हो जाएगा। और जिस पेन से अल्लाह ने, जिस आजमाइश से आई शुड से आप गुजरे हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह ने इतना बड़ा काम ले लिया, और ये आयशा के सदक़े ही हुआ है, ठीक है, वो आपके लिए बाइस जन्नत भी है यकीनी तौर पे। और फिर कई ऐसे बच्चे जो इस वक्त इस चीज़ के मुंतज़िर हैं, या ऐसे वालिदैन जो कि इस मुश्किल में वो ना गुजरें, तो ये फरहान भाई ने बेड़ा उठाया और अल्लाह ने इनकी मदद की है। सब ने मिलकर, और हम सबको आगे बढ़ाना है, बेड़ा उठाना है, और दिल खोल कर डोनेट कीजिए। ये जो PCHF NGO है। एंड फरहान मलिक साहब, थैंक यू सो मच, बहुत ही नेक काम है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा जो है ज़रूर देगा। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। रमज़ान और हम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त जब आपसे बात हो रही है, लाहौर और इस्लामाबाद में इफ्तार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एक और रोज़ा, और हमारा इस्लामिक लैंडमार्क का सिलसिला जारी है, उसको रोकेंगे नहीं। आज भी हमने कुछ ज़बरदस्त किस्म का मौजू आपके लिए चुना है, और इसमें आज हम कुछ रूहानी पाकीज़गी के हवाले से भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से माहौल दोस्त मसाजिद की बात करेंगे। तो माहौल दोस्त मसाजिद एक अमली नमूना है, अगर हम इस्लाम के उस उसूल की बात करें जिसमें सफाई को निस्फ ईमान कहता है। ये सब कुछ आपस में वेल कनेक्टेड है। कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ हो या पायदारी हो, इसके उसूलों के मुताबिक इन मसाजिद इनकी हम बात करें, इनको बनाया गया है, और दुनिया भर में ऐसी कई शानदार मसाजिद मौजूद है जिनका तस्करा किया जा सकता है, जो माहौलियाती चैलेंजेस को मद्देनज़र रखकर बनाई गई। उनमें से एक मस्जिद है, उनमें से एक है इंडोनेशिया की मस्जिद इस्तक़लाल, जो जनूब मशरक़ी एशिया की सबसे बड़ी और माहौल दोस्त निज़ाम पर मुश्तमिल मस्जिद है। इसके अलावा दुबई की खलीफा अल ताजिर मस्जिद और बरतानिया की कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद भी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस भी है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली
मसाजिद में भी शामिल है। तो इसके बारे में हमें मजीद बताएंगे डॉक्टर खुर्रम इलाही हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बड़ा मजे का टॉपिक आप बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से आजकल पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है और आपने बड़ा प्यारा वर्ड बोला पायदार। सो पायदार उर्दू में इस्तेमाल अमूमन होता है मजबूत के लिए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी मजबूती के मानों में नहीं आती। ये होता है कि किसी जगह को बहाल रखने के लिए वहाँ पर कितनी कुव्वत दरकार हो, माहौल दोस्त यानी कि किसी घर को आबाद रखने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, कितनी गैस चाहिए। सो अब हम उन बिल्डिंग्स की तरफ दुनिया मूव करिए जिन बिल्डिंग्स को आबाद रखने के लिए वहाँ पे अगर 8, 10, 100 लोग रोज आते हैं तो कम से कम बिजली, कम से कम गैस दरकार हो ताकि वो जगह माहौल दोस्त हो सके। तो इसके अंदर जो हमारे लिए कई फ़ख्र की बातें थी, जैसे हमने तुर्की की एक मस्जिद शामिल की जो दुनिया की तमाम इबादत गाहों में सबसे जदीद इबादत गाह और एक एडवांस इबादत गाह का अवार्ड गया। ऐसी दुनिया की वाहिद इबादत गाह जिसके पास इको फ्रेंडली होने का अवार्ड गया वो मस्जिद इस्तिक़लाल है। तो ये बहुत बड़े एक फ़ख्र की बात है मुसलमानों के लिए कि उस मस्जिद ने एक इनिशिएटिव लिया कि अगर ये कायनात अल्लाह की निशानी है तो इस निशानी का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। आप अपने महबूब की दी हुई हर शय को संभाल के बहुत एहतियात से रखते हैं, तो आप इसको कैसे बिगाड़ सकते हैं? ये मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर डाइवर्सिटी मसाजिद को लेकर बहुत ज़्यादा मौजूद है, हर तरह की इनोवेशन जो है ना हमें वहाँ पर नज़र आई है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो हमारी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जो मसाजिद शामिल रही हैं वो इंडोनेशिया की हैं। यहाँ से ये बात भी आती है कि वो मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जो माजी का निशान है, जो पीछे की पुरानी बातें उनसे आज़ाद होते हुए मुस्तकबिल में जा रहे हैं। वो ज़ेर ज़मीन मस्जिद हो, वो पानी के ऊपर वाली मस्जिद हो, वो क्रिस्टल मॉस्क हो, और अब देखें सस्टेनेबिलिटी में मैं सबसे पहले यही जानना चाह रहा हूँ कि माहौल दोस्ती के कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे वो मस्जिद पूरी उतरेगी तो हम उसे कहेंगे माहौल दोस्त मस्जिद है? ज़बरदस्त। सबसे पहले ये कि वहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो दाखिल हो सकती हो, वहाँ पे बारिश के पानी का मुकम्मल इंतज़ाम हो, वहाँ जो टॉयलेट या फ्लश का पानी है वो दोबारा जाके बाग के पास जाता हो, वजू में जो पानी इस्तेमाल होता है वो दोबारा बाग के पास जाता हो या रिसाइकल होके दोबारा, बेसिकली रिसाइकलिंग, जैसे कि रिसाइकलिंग। देखिए जो हम पाऊँ जिस पानी से, तो अब आप देखते हैं लोग अभी भी कुछ ऐसे खूबसूरत से सिंक्स आ गए जिनमें आप हाथ अलहदा धोते हैं, पाँव अलहदा धोते हैं। सो पाँव का पानी दोबारा पाँव पर इस्तेमाल हो सकता है। और अब जिस तरह से पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस कंट्री, पूरी दुनिया में पानी जैसे कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को शामिल करें। इमरान भाई, एक और बड़ा आम सवाल है कि हम जिस तरह वज़ू करते हैं, हम इतना बड़ी सुन्नत की तरफ बढ़ते हुए, नमाज अगर सुन्नत है तो सोचें वज़ू किस तरह रसूल ने सिखाया था। सो 0.5 लीटर या आधा लीटर पानी के साथ एक ऑप्टिमम वज़ू होना चाहिए, और हम इस बेहतियाती के साथ वज़ू कर रहे होते हैं, खुसूसन मसाजिद के अंदर। कि आप देखिए, अब हमें मान लेना चाहिए कि दुनिया किसी और तरफ बढ़ रही है। हमने एक बड़ी से पाइप पर टूटियां लगाई होती हैं, उनमें से अक्सर लीक हो रही होती हैं। आप सोचिए क्या मजहबी आदमी इतनी गैर एहतियात के साथ वजू कर सकता है, या पानी ज़ाया हो रहा हो? अब आकाए दो जहां फरमा रहे हैं कि बहते पानी पर वजू करो तो एहतियात से करो भाई, वो ज़ाया ना हो जाओ। भाई ये कैसे मुमकिन है? रसूल करीम हमें फरमा रहे हैं कि अगर अजान हो जाए, आपको ऐलान आ जाए कि भाई क़यामत आने वाली है और आपके हाथ में बीज है तो दबा कर भागना। आप सोचिए कितनी बड़ी मुस्तकबिल की और ये माहौल दोस्ती की बातें थी। सुभान अल्लाह। और इसके बरक्स हमारे यहाँ जब मैंने इस लिस्ट को उठा के देखा, हमारे पास कोई ऐसी मस्जिद ही नहीं है जिसको हम आइडियलाइज कर सकें कि ये सोलर पैनल्स पर मुकम्मल शिफ्ट हो गई है, वहाँ पर गैस कम इस्तेमाल होती है, वहाँ प्लास्टिक यूज़ नहीं होता। मैं आज तक कभी नहीं समझ पाया कि प्लास्टिक की टोपी क्या होती है। भाई टोपी जाती होती है, टोपी हंसी, ये जैसे इतना महंगा मोबाइल घड़ी रखी है, एक टोपी लेके रख लो। अगर दुनिया में ऐसे ही है, ये ट्रेंड सिर्फ हमारे यहाँ ही पाया जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि एक ऐसी चीज से टोपी बनाई जाती है जो अल्लाह की कुदरत की जिद पर खड़ी है, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। और जब आप गूगल करते हैं और आपके सामने आयात आती हैं तो अल्लाह तुफसिदू की बात जब अल-अर्ज़ के साथ करता है कि मेरी ज़मीन पर फसाद मत करो, ये दंगा फसाद के अलावा भी फसाद है। ये भी तो फसाद है, ये आपसे बड़ा फसाद है। इक्विलिब्रियम, मीज़ाने कायनात तोड़ रहे हैं आप, इसमें कार्बन ज़्यादा कर रहे हैं जो अल्लाह ने दिया था, ऑक्सीजन कम कर रहे हैं, तो ये फसाद नहीं। तो ये मस्जिद इस्तिक़लाल जो है, इसके अंदर एक तो प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता, सूरज की रोशनी के लिए प्रॉपर इंतज़ाम है, बारिश का पानी भी ज़ख़ीरा करने के लिए इंतज़ाम है। और इसकी यूनिकनेस क्या है? इसकी यूनिकनेस हमने पहले भी कवर की थी कि ये बाकी पूरी दुनिया के लिए एक इबादत गाह के तौर पर मौजूद है, और यहाँ पे नमाजियों की 2 लाख तादाद को वो हैंडल कर लेती है। इतनी बड़ी दुनिया की मस्जिद है, उनके 2 लाख का फुटफॉल के साथ उन्होंने अपने आप को एक माहौल दोस्त इबादत गाह और मस्जिद के तौर पर स्टैब्लिश होकर दिखाया, जो उनकी सबसे बड़ी ये कोई SOP भी फिर ऐसे सूरत में तो नमाजियों की होना चाहिए। माजरत के साथ
हम इस्लामाबाद के किसी पोश सेक्टर में चले जाए ना, हमारी तो ज़िंदगी इस्लामाबाद में गुजरी और हर सेक्टर में तकरीबन हर मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। लोग यहाँ पे भी एहतियात नहीं करते जहाँ पे मोस्टली पढ़ी लिखी कम्युनिटी रहती है। बिल्कुल। तो कोई SOPs हैं जो इन मसाजिद के अंदर लागू हैं नमाजियों के ऊपर कि ये करें ये ना करें ताकि मेंटेन रहे मसाजिद? मेरा ये ख्याल है कि जब बहुत अच्छी रोड पर डाल दिया जाए और बहुत अच्छे निशानात लगा दिए जाएँ तो ड्राइवर खुद हसास हो ही जाता है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा जब एक एहतमाम के साथ एक मस्जिद को सस्टेनेबल मॉस्क बनाया गया तो लोगों में खुद जिम्मेदारी आ ही गई थी। और फिर वहाँ पर खुतबात में जगह जगह बोर्ड्स लगे हैं कि बिजली को ज़ाया मत करें, जगह जगह सेंसर्स लगे हैं। आप देखिए कि उन्होंने सबसे जो प्यारा काम किया कि उन्होंने जो पानी के जो नल हैं उनके अंदर उतनी ही क्वांटिटी दी है कि आप जितना मर्जी खोलें वो खास मकदार में आएगा। अरे भाई आपने हाथ धोने, कपड़े नहीं धोने उससे। उन्होंने मैकेनिज्म ही ऐसा बना दिया कि नहीं हम कपड़े धोने वाली टूटी हो या वजू की तो उसमें हम फर्क नहीं बताते, खोला और अच्छा। एक इतना इंटरेस्टिंग है कि हम महंगा तरीन पत्थर अपनी मसाजिद के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, मेहराब बनाएंगे, शीशे का काम करेंगे, लेकिन ये पोर्शन जिसको हमने सबसे ज्यादा फोकस करना है उसको इग्नोर करेंगे। बड़े बड़े अच्छे मॉल्स के अंदर अब तो घरों के अंदर भी सेंसर वाले नलके लग गए हैं कि हाथ करें पानी खुलेगा, हाथ धोएंगे। मसाजिद में ऐसा नहीं है। वो पैसा अगर इस जानिब लगाया जाए तज़ीनो आराइश के बजाय तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। आज इस्लामाबाद में 30 डिग्री हो गया है, 7 साल गर्मी के रहने हैं। आपने फरमाया हम वो पत्थर लगाते हैं जो आग की तरह जल रहा होता है, फिर उस पत्थर को ठंडा करने के लिए हमें 3 AC चलाने पड़ते हैं और आप देखिए फिर उसका बिल देने के लिए फिर लोगों पर बोझ डालता है। तो एक मस्जिद को फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी चाहिए, उसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चाहिए। भाई वो अल्लाह का घर है, उसका एहतमाम तो ऐसे होना चाहिए। मैं तो आज तक ये समझ नहीं पाया कि वहां पर एक गैर मियारी शय लगी कैसे, अल्लाह के घर में कैसे लग गई। वो अल्लाह जिसने इतनी बड़ी हिमालय बनाई, ऐसे अमेज़न के जंगल बनाए, उसकी मस्जिद के अंदर एक प्लास्टिक की टूटी जो सारी उम्र लीक होती जा रही है। और जो पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ इतनी बड़ी आबादी मुसलमान है, मैं अपने हजरत से पूछा कि भाई मोमिन कौन होता है तो उन्होंने कहा भाई एहतियात करने वाला। और दीन अगर एक लफ्ज में है तो वो एहतियात। मैं अगर कभी बहुत साइड लूँ, आप नोट करें स्पीकर आया, लाउड स्पीकर आया तो उलमा थोड़े फासले पर गए, असेस किया, अडॉप्ट कर लिया। भाई इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज ग्लोबल वार्मिंग है, पानी की कमी है, बढ़ती हुई गर्मी है। अब कहाँ है हमारी मौसम? आई बिलीव खुरम अगर हमारी मसाजिद ये अडॉप्ट कर ले, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में कुछ भी अगर आपने माशरे में लेकर आना है, कोई भी चेंज मसाजिद से स्टार्ट करें। ये अगर हमारा बेसिक एक एलिमेंट है माशरे का, अगर ये तब्दील हो जाएगा ना पूरा माशरा तब्दील हो। अब आप देखेंगे यहाँ से तरवीज करो। तीसरी मस्जिद जो आज हमने चुन रखी थी वो कैम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क है, वो ग्रीन लंग कहला रही है। जी वो ग्रीन लंग कह रही है बरतानिया का। कि वो वहां पर बाकी इबादत गाहें के जो लोग हैं वो आइडलाइज कर रहे हैं कि मुसलमानों की इबादत गाह मुआशरे और समाज और माहौल पर बोझ नहीं है। तो जो लोग अल्लाह की मस्जिद से इतना प्यार करते हैं तो असल में माहौल से कितना प्यार करते हैं। ये भी इन्फ्लुएंस करने का एक जरिया हो सकता है, अपने आप को दिखाने का कि मोमिन या मुसलमान कैसा होता है। सूफिया जब इबादत वो जाते थे ना तबलीग के लिए तो कहा जाता था देखो भाई जुबान का इस्तेमाल मत करना तबलीग के लिए, बस जो करना अमल से नजर आए, अमल से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और आपने साहब मौजू पे बात की। सस्टेनेबल मसाजिद की हम बात करें, जितनी भी नई मसाजिद बन रही हैं आप वहाँ पे अगर हमारा मैसेज ये कंसिडर कर लें, ऐसे सिस्टम्स लगा दें, पानी कम ज़ाया हो, सफाई हो, पौधे लगे हों, बजाय इसके कि उसमें पत्थर तज़ीनो आराइश बहुत एक्स्ट्रा हो गया तो वो भी कर लीजिएगा, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये जरूर इबादत के साथ ये सब कुछ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल जी वंस अगेन थैंकिंग खुरम, और आपको कराची लेकर चलते हैं यहाँ से सीधा, जहाँ पर रेहान भाई मौजूद है। एक आरजी फूड स्ट्रीट जो है ना, ये आज मैं लेकर गई हूँ उनको। आरजी फूड स्ट्रीट आइडिया मेरा ही है, प्लेन वाला। अच्छा चले जी रेहान भाई की तरफ चलते हैं। फूड स्ट्रीट है क्रीक वॉक पर, वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या क्या मनाजिर देखे हैं और हमें क्या दिखा रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ फेज 8 में, डिफेंस का ये इलाका है कराची का, और यहाँ पे क्रीक वॉक जो है वो बनाई गई है। ये बहुत ज़बरदस्त एरिया बनाया गया है डिफेंस अथॉरिटी की तरफ से, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स और स्टॉल्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने लगाए हैं। और रोज़े से कोई आधा घंटा पहले ये स्टार्ट होती है और रात को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक ये सिलसिला जो है चलता है। डॉक्टर वजाहत मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्रीक वॉक का एक्सपीरियंस उनका जो है वो कैसा रहा। जनाब बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो हम लोग शुरू से तरसते थे कि दुबई वॉक की तरह, जो हमारा पाकिस्तान में एक ही कल्चर है कि हम खाते पीते और बैठ जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वॉक करते हैं। कराची में वैसे ही घूमने फिरने की जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को लगता है कि कम है,
तो आप क्या कहेंगी, ये रमजान में इतना जबरदस्त एहतमाम किया गया है? हाँ जी, बहुत अच्छा रहा है कि सारी फैमिलीज आती हैं, साथ एंजॉय करते हैं। हमारी ये छोटी बेबी भी हमारे साथ आती है, तो हम अक्सर अफ्तारी के बाद इधर आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वेदर भी इतना प्लेजेंट है आजकल, तो इसीलिए बस चाय पीने फिर हम इधर आ जाते हैं। टर्किश आइसक्रीम जो है वो आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं जी। और क्या प्राइस है इसके? इनके सर 3 रुपीज़ पर ग्राम है। अपने मुताबिक जो है ना आइसक्रीम डालें और डालने के बाद टॉपिंग करें, टॉपिंग के बाद ये वेट होगा तो आपको पे करना है। यहाँ पे अस्मा मौजूद हैं जो टीवी ड्रामों के हवाले से भी बड़ी शोहरत रखती हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, कैसी हैं अस्मा? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल। अस्मा, ये आपने अपना स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। मेरा एक छोटा सा स्टॉल है क्रीक बाइट्स के नाम से, जहाँ पे मैं जो मेरी स्पेशलिटी है, मतलब जो मेरी मेन्यू की, वो है नाचोस और चिकन चीटोस बर्गर, जो कि पूरी स्ट्रीट पे कोई नहीं दे रहा सिवाय मेरे ना। अच्छी चाय किसको कहते हैं? ये टेस्ट मेरी समझ में, मुझे टेस्ट थोड़ा सा समझाएं। एक्चुअली ऐसा है कि ये जो चाय की पत्ती होती है ना, चाय की पत्ती में ही सारा वो कुछ होता है कि हमारे पास ना 5-6 किस्म की पत्ती आती है। हाँ। उसका हम एक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है। जो कि हमारी सीक्रेट पत्ती होती है। हाँ। उससे लोगों को बड़ी अच्छी लगती है चाय। क्रीक वॉक पे मैं एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ और फ्राइड आइटम्स जो हैं इनके बड़े मकबूल हैं। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे आके खाते हैं। इनसे चल के बात करते हैं कि सीक्रेट क्या है। इसमें मशरूम होते हैं, ऑनियंस होते हैं और फजीता नान है, स्पाइसी होता है थोड़ा, और मलाई बोटी है, टैरागोन है, अच्छे फ्लेवर हमारे। सर ये बताइए कि क्या खाते हैं यहाँ से और कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? डिफरेंट टेस्ट हैं इसके ना। क्लाउड9 के टैरागन चिकन है, इसके अलावा और भी फ्लेवर्स हैं। मुझे टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं ना कि कैसा है। टेस्ट अच्छा है तभी खा रहे हैं। किसी ने कहा है कि जिंदगी के अंदर हंसने, बोलने और एंजॉय करने के लम्हात बहुत कम हैं, क्या पता कल होना हो। इसलिए बेहतर है कि जिंदगी के जितने लम्हे हमारे पास हैं उन्हें अच्छे तरीके से गुजारें और हंस बोल कर गुजारें, खा पी कर गुजारें और उन्हें एंजॉय करें। कितना ज़बरदस्त माहौल और कितनी ज़बरदस्त जगह। थैंक यू वेरी मच रेहान भाई फॉर शेयरिंग सच प्लेसेस विद अस। अब अंदरून कराची में पिछले दिनों में हम गोल गोल घूम रहे थे ना, अब रेहान भाई ने क्या किया, वो मॉडर्न कराची की तरफ चले गए। ये भाई बहुत ज़बरदस्त जगह है। हम तो वहाँ पे फिजिकली इसको नहीं देख सके, पिक्चर में देखा है। जब भी जाएंगे ज़रूर देखेंगे। आप जब भी जाइए बस कुछ खाते हुए हमें याद कर लीजिएगा। कराची की हर जगह और हर पहलू जो है ना, मैं कहती हूँ बड़ा ही खूबसूरत है और यूनिकनेस आपको नजर आती है, डाइवर्सिटी आपको चारों तरफ नजर आती है। और रेहान भाई की खास बात यह है कि वो डाइवर्सिटी को लेकर आते हैं हमारे लिए। अच्छा जी, अब आपको लिए चलते हैं एक सिलसिला जो हमने शुरू किया था पहले रमज़ानुल मुबारक से और अब भी चल रहा है और चंद दिन बाकी रह गए हैं। आप हर रोज़ हमें भेजते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीडियो बनाते हैं और आज की वीडियो जो है वो है रवात से सहर महमूद की। ये खूबसूरत नात उन्होंने हमें भेजी है, आपको सुनवाते हैं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, खूबसूरत अंदाज़, खूबसूरत आवाज़, छोटी सी नात खा हमारी। आप भी अगर कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं या पढ़ा है तो प्लीज़ हमें भेजिए। शेयर अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा। हम इसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें ज़रिया बना रहा है इन आवाज़ों को और इन अंदाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग रमज़ान। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक और रोज़ा और 23वां रोज़ा आज अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल हुआ। अज़ान मगरिब हो गई कराची में भी, इससे पहले लाहौर, इस्लामाबाद, आई बिलीव दीगर जगहों पे, बलूचिस्तान वगैरह में भी। और आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है और बहुत ज़रूरी है कि हम वालिदैन के हवाले से, क्योंकि एक माशरे के अंदर एक नाहमवारी पाई जाती है जब इस किस्म की तकसीम हम देखते हैं, वालिदैन की कुर्बानियों का तस्करा ना हो या फिर उनको खिराज तहसीन ना पेश किया जाए। वालिदैन की कुर्बानियों का कोई नेमुल बदल नहीं, उनकी मोहब्बत, शफ़क़त, तरबियत
यही वो कीमती सरमाया है जिसकी वजह से हम सब आज कहीं ना कहीं पहुँचे हैं और यही कामयाबी की राह है। हम कहाँ इसमें गलती कर रहे हैं, कहाँ हमने इसमें ख़ुद को बेहतर करना है, इसी पे हमने इस आखिरी हिस्से में बात करनी है। वालिदैन के हुकूक की हमने बात करनी है, उसके साथ साथ वालिदैन के फ़राइज़ जो हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि कौन कौन से मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। तो उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामिक स्कॉलर हैं प्रोफेसर हाफिज़ नासिर महमूद साहब। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो है उनसे जान लेते हैं, खासे हुकूक के बारे में जान लेते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच नासिर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। वालिदैन के हुकूक क्या हैं और इस्लाम कितना जोर देता है हुकूक के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। दरअसल वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर किसी भी शख्सियत का इंसान पर एहसान है, अल्लाह उसके रसूल के बाद तो उसके माँ बाप हैं। माँ बाप इंसान को इस दुनिया में न सिर्फ ये कि लाए, इसको अदम से वजूद बख्शा, रब्बे ज़ुल जलाल ने ज़रिया माँ बाप बने। फिर ये मासूम सा था, छोटा था, कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कमा सकता था, खा नहीं सकता था, पहचानता नहीं था। हर वक्त उन्होंने इसका ख्याल रखा, इस पर उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ इस पर निछावर कर दी, अपनी सारी मेहनत करने के बाद इसको ब्रॉट अप किया इसका। अब जब ये बड़ा हो गया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने अब इसकी ज़िम्मेदारियाँ लगाई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि चूँकि मैंने जितने एहसानात किए मेरे बाद अगर तुम पर किसी का कोई सबसे ज़्यादा एहसान है तो वो तुम्हारे माँ बाप का है। इस वजह से इमरान साहब, अगर आप देखें इमरान हसन के कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने जहाँ जहाँ अपनी इबादत का जिक्र किया उसके साथ जोड़कर वालिदैन का एहसान का हुक्म दिया। यानी जब भी वालिदैन के ऊपर एहसान का हुक्म दिया, अपनी इबादत के मान बात दिया। आप कुरान मजीद में देखें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ा ख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, ये बनी इसराइल से वादा लिया था, और फिर वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह अल-इसरा में इरशाद फरमाया व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ उससे सलूक करो। तो वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के मान बात दिया, और उसकी वजह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है, वालिदैन राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है। वजह बुनियादी यही है कि अल्लाह ताला के बाद इंसान पर सबसे ज़्यादा एहसान उसके माँ बाप का होता है। अगर वो अपने माँ बाप के एहसानात का शुक्रगुज़ार नहीं है तो इसका साफ़ और वाज़ेह मतलब ये है कि वह रब्बे ज़ुल जलाल के एहसानात का भी शुक्रगुज़ार नहीं है, और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद नहीं फरमाता। तो प्रोफेसर साहब वजह क्या है? वालिदैन की कुर्बानियाँ हमारे सामने होती हैं, इस्लाम बड़ा ज़ोर देता है कि वालिदैन के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर हम देख रहे होते हैं कि औलाद को एहसास नहीं होता है। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? औलाद जब ख़ुद माँ बाप बनती है तब इनको एहसास शुरू होता है। औलाद को एहसास न होने की एक बुनियादी वजह तो यही है कि ज़ाहिर है जो एक शैतान इनके साथ लगा हुआ है इंसान के साथ, और इंसान को गुमराह करने में लगा हुआ है। अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी जिन जिन कामों में है, शैतान इंसान को उतना ज़्यादा उन्हीं कामों में डालता है ताकि रब्बे ज़ुल जलाल के सामने जो उसने वादा किया था ना, अल्लाह ताला से कह के आया था कि अल्लाह ताला मैं लउदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनाम, कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, मैं तेरे बंदों को हर बुरे काम में डालूँगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, मैं इनको ऊपर से, नीचे से, दाएँ से, बाएँ से, हर तरफ से आऊँगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह ताला मेरी एफर्ट ये होगी, ए रब्बे ज़ुल जलाल, शैतान ये कह रहा है, अल्लाह से वादा कर रहा है कि मेरी एफर्ट ये होगी कि तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। शैतान इंसान पर एफर्ट करता है, कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है कि इंसान शुक्रगुजार ना रहे। तो जब शुक्रगुजारी और कुफरान नेमत की बारी आए तो चूँकि सबसे बड़ी नेमत माँ बाप है, तो शैतान की कोशिश ये है कि इंसान को माँ बाप से दूर करे। शैतान की कोशिश ये है कि इंसान को माँ बाप की नाफरमानी करवाए। शैतान की कोशिश ये है कि इंसान से वो काम कराए जिससे माँ बाप का दिल दुखता है। तो औलाद को एहसास ना होने के पीछे पहला बुनियादी फैक्टर ये है कि शैतान पूरी एफर्ट कर रहा है कि इंसान शुक्रगुजार ना बने। तो वालिदैन का नाशुक्रा होगा तो अपने रब्बे ज़ुल जलाल का नाशुक्रा हो जाएगा, और इस वजह से फिर वो जहन्नुम की तरफ उसका रास्ता आसान होगा, और शैतान ने यही अल्लाह ताला से वादा किया था। दूसरी वजह मैं जो समझता हूँ, हर एक इंसान को इसका ख्याल रखना चाहिए, अगर किसी ने अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक अच्छा नहीं किया हुआ, उसकी औलाद बचपन में देखती रही कि हमारा वालिद हमारी
दादा दादी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ये बात नोट करने वाली है। तमाम माँ बाप जो है जिस 50-60 की एज में हैं और उन्हें अपनी औलाद से गिला आता है, तो ये बात आगे हर एक के जहन में रहनी चाहिए कि औलाद ने बचपन से आपके एक्शन को देखा है कि आपने अपने माँ बाप के साथ किस तरह का सलूक किया, वो फिर सलूक वापस दुनिया में ही पलटा खाता है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि माँ बाप की नाफरमानी का बदला इसी दुनिया में मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वालिदैन की हुकूक पर तो बात होती है, आयशा ने फ़राइज़ की जाने भी शुरू में इशारा किया, यकीनी तौर पे वो भी ज़रूरी है और वालिदैन काफ़ी हद तक करते हैं, लेकिन ऐसे कौन से फ़राइज़ हैं जो वालिदैन ने पूरे करने होते हैं और बाज़ औक़ात उस पर कोताही हो जाती है या उतना नहीं हो पाता जितना करना चाहिए? प्लीज़ इस हवाले से। तो वालिदैन की बुनियादी फोरमोस्ट ज़िम्मेदारी ये है कि औलाद को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, अहले बैत अतार और सहाबा की मोहब्बत और कुरान मजीद की मोहब्बत सिखाएं। दूसरी चीज़ ये है कि औलाद की तरबियत करें, औलाद की तरबियत करें, औलाद की तरबियत करें, उन्हें नेकी के रास्ता ताकि उनके लिए आसान हो जाए। और ये तरबियत तब नहीं होती जब बच्चा 10, 12, 15 साल का हो जाए तब आप मेहनत करना शुरू करें। तरबियत तब से है जब बच्चा आपकी गोद में है, जब बच्चा दुनिया में आया उस वक्त से तरबियत शुरू कर दें। घर का माहौल कंजीनियल बनाना जो नेकी के लिए अच्छा माहौल हो, ये वालिदैन के फ़राइज़ में से है। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वह बच्चे को कुरान मजीद सिखाएं और उसका फ़हम सिखाएं। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वह बच्चे को नेक बनाएं। फॉर ग्रांटेड लेना भी शुरू कर देते हैं। तो जिनके वालिदैन मौजूद हैं, हयात हैं, सलामत हैं, जितना हो सके उनकी खिदमत कीजिए और जिनके वालिदैन हयात, जिनके हयात नहीं हैं उनके लिए दुआ कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कदर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम, और जिनके नहीं है, एज यू सेड, राइटली सेड, कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल बात है। इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करेंगे, हो सके तो साथ आइएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।